नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ कॉस्टिंग। गाइज लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 5 विच इज़, अगर हम यहाँ पर देखेंगे चैप्टर नंबर 5, इफ़ यू वांट टू सी द नोट्स, विच इज़ कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर। ये चैप्टर जो रिकॉर्ड हो रहा है इट इज़ आफ्टर द चेंज जो हुआ है दिसंबर 2020 में, उसके बाद हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। दीज आर द समरी नोट्स विच आर देयर। 10 पेजेस के अंदर हमने मॉड्यूल का सारा कॉन्टेंट यहाँ पे कवर किया है। एज यू कैन सी दीज आर द 10 पेजेस। आई से व्हेन एवरीथिंग दैट इज इंक्लूडिंग केस स्टडी ऑल्सो। लास्ट के 3 पेजेस पे आपकी केस स्टडीज़ है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे केस स्टडी फॉर पावर सेक्टर। ओके, नाउ सो इफ यू वांट दिस नोट्स व्हाट यू कैन डू इज यू जस्ट नीड टू मैसेज ऑन दिस नंबर, एल्स लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा वैसे, बट इन केस इफ यू आर अनेबल टू फाइंड द लिंक दिस विल बी द नंबर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। लेट्स स्टार्ट विद अवर चैप्टर जिसका नाम है आपका कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर। ओके, एक काम करते हैं, ज़रा इसका सेटिंग चेंज कर देते हैं। ओके, नाउ अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं जिसका नाम है कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर, कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। चैप्टर नंबर 5 के पहले एक चैप्टर होता है, अगर मैं आपको बता दूँ तो दैट इज़ चैप्टर नंबर 4। अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं तो आपको पता है चैप्टर नंबर 4 किस चीज़ के ऊपर है, कॉस्ट मैनेजमेंट के ऊपर ही है। तो सर अगर चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट मैनेजमेंट के ऊपर था तो चैप्टर नंबर 5 लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर करके, ऐसी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? ठीक है, लाइक आई कैन से स्पेसिफिक सेक्टर, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखो समझो, जब भी एक चीज़ अगर मैं आपको समझा दूँ तो समथिंग जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना उसको अलग से रखा जाता है। आई कैन गिव यू वन एग्जांपल। व्हेन यू गो टू द टेंपल, अगर आप मंदिर वगैरह जाते हो तो आपको पता रहेगा एक नॉर्मल लाइन होगा जिसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, सारे लोग आ जाएंगे, और एक वीआईपी लाइन होता है। तो अब ये वीआईपी लाइन मतलब ये जो सेक्टर्स है ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन मार्केट में देखोगे, इंडियन सेगमेंट इंडिया के हिसाब से इंडिया के लिए दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। कौन से सेक्टर्स है वो अभी हम देखने वाले हैं, तो इसलिए उसको अलग से डील किया गया है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, और वो कौन से सेक्टर है। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं तो आपको पता चलेगा चैप्टर का नाम है कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर। तो हमें कॉस्ट को मैनेज करना है, ठीक है। कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी एक चैप्टर नंबर 4 अपलोडेड है यूट्यूब पे, जहाँ पे वो पूरा कवरेज किया गया है विद इन आई थिंक 8 आवर्स के अंदर। ओके, उसमें मैंने आपको डिस्टिंग्विश भी बता दिया है व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल एंड व्हाट इज कॉस्ट रिडक्शन करके। एकदम सिंपल है, कॉस्ट को मैनेज करना मतलब किसी भी तरीके से हम लोग को कॉस्ट कम करना है। सर कॉस्ट क्यों कम करना है? ऑब्वियस ही बात है, लॉजिकल है सर, कॉस्ट कम होगा तभी तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। और बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, क्या होता है, टू अर्न द प्रॉफिट। नाउ तो अगर हमें कॉस्ट को मैनेज करना है मतलब एक तरीके से कम करना है, तो दो चीज़ें होती है, कॉस्ट को कंट्रोल करना एंड कॉस्ट को रिड्यूस करना। दोनों में डिफरेंस होता है। एक शॉर्टकट में एग्जांपल बता दूं तो अपने घर पे हमारा लाइट का बिल लेटेस्ट से 1000 रुपीज़ आता है, तो हम सोचते कि हमारा बिल हमेशा 1000 रुपीज़ आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक बजट सेट कर लिया। दैट इज़ द कॉस्ट कंट्रोल। यू हैव सम कंट्रोल कि इतना ही बिल आना चाहिए, तो लाइट इतने ही घंटे के लिए यूज़ करने का, इतने आवर्स के लिए वगैरह, ऐसा सब चीज़ है। इन कॉस्ट रिडक्शन मतलब होता है परमानेंट रिडक्शन, मतलब आपकी नॉर्मल लाइट को एलईडी लाइट से बदल देने का या फिर सोलर पैनल को इंस्टॉल कर देने का, दैट इज। तो वो पूरा डिस्कशन वहाँ पे होता है इन डिटेल में चैप्टर नंबर 4 में, व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। हमें यहाँ पे कॉस्ट को मैनेज करना है, मैंने आपको इतना बता दिया, क्यों, टू अर्न द हायर प्रॉफिट। ऑब्वियसली कॉस्ट कम होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। अब कॉस्ट को मैनेज करना है, कौन से सेक्टर्स के अंदर हमें मैनेज करना है। सो देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक सेक्टर्स जिसके बारे में यहाँ पे बोला गया है चैप्टर नंबर 5 में, जिसका शॉर्टकट हम बोल सकते हैं पई करके। कुछ लोगों का सरनेम होता है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स जिसका ये सरनेम था पई, तो PAI, जिसमें P रहेगा पावर, A रहेगा एग्रीकल्चर और आई रहेगा IT सेक्टर। सर इन तीनों के साथ अलग ट्रीटमेंट क्यों, ये लोग को VIP ट्रीटमेंट क्यों दिया गया? बिकॉज दीज आर द सेक्टर्स विच प्ले वाइटल रोल इन इंडियन इकोनॉमी। सर कैसे? तो कुछ रीजंस आपके लिखे गए हैं। पावर सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चरल के लिए और IT सेक्टर के लिए अलग से यहाँ पे एक चैप्टर क्यों बनाया गया? तो देखो पावर सेक्टर की अगर हम बात करें, अगर मैं आपको बता दूं पावर सेक्टर, सो इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड। मतलब अगर मैं रैंक वाइज बोलूँ, सेकेंड रैंक आता है इंडिया का और थर्ड रैंक आता है पहले कंजम्पशन में, मतलब कंजम्पशन में उसका सेकेंड रैंक आता है ऑल ओवर वर्ल्ड अगर पूरे दुनिया की बात करें तो। और अगर हम थर्ड रैंक पे बोलेंगे तो प्रोडक्शन हमारा थर्ड रैंक पे है अगर हम प्रोडक्शन की बात करेंगे। सो दैट इज व्हाट इट इज गिवन। सो इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी, ये हाईएस्ट रैंक पे अपना आता है। और अगर पावर कंजम्पशन अपना कम ज़्यादा होगा उस हिसाब से
हम बोल सकते हैं अपना इकोनॉमी के ऊपर, इट इज़ लाइक द बैकबोन फॉर द इकोनॉमी, ये पावर सेक्टर। देन देर इज वन मोर सेक्टर विच इज एग्रीकल्चरल सेक्टर। इसको वीआईपी के लाइन में क्यों लाया गया? वीआईपी के लाइन में सिंपल है, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, शायद आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे तो अबाउट 58% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन engaged in agriculture for livelihood as a primary source of income। मतलब अगर खेती नहीं हुई तो उनको खाना नहीं मिलेगा, वो प्राइमरी सोर्स है इनकम का। कितने लोगों का? 58% लोगों का। मतलब इंडिया में मान लो अगर 100 लोग रहते तो 58 लोग इसके ऊपर जीते एग्रीकल्चर पे। सो दिस इज वन ऑफ द अगेन इंपॉर्टेंट सेक्टर विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी। ओके, देन देर इज अ आईटी सेक्टर। अगर हम आईटी सेक्टर की बात करेंगे तो करंटली इंडियाज आईटी इंडस्ट्री कंट्रीब्यूटेड अराउंड 7.7%। तो अभी तक का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर वो 7.7% है, और आने वाले 5 सालों में दैट इज बाई 2025 वी आर एक्सपेक्टिंग वो 10% हो जाएगा। मतलब जितना भी जीडीपी है 10% comes from IT sector। तो this tertiary sector you can understand it also plays important role करके। So this was a brief idea कि ये सारे इंडिया के जीडीपी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, पावर, एग्रीकल्चर और आईटी सेक्टर। तो यहाँ पे कॉस्ट को मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन विच आई गिव यू। ये चैप्टर्स को यहाँ पे क्यों लाया गया, इन सेक्टर्स को, पावर को, एग्रीकल्चर को और आईटी सेक्टर को। अभी हमें इस चीज़ में क्या क्या पढ़ना होगा? हमें ये पढ़ना होगा पावर सेक्टर का कॉस्ट कैसे मैनेज किया जाए, दैट इज द नेम ना, कॉस्ट मैनेजमेंट। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर का कैसे मैनेज किया जाए और आईटी सेक्टर का कॉस्ट कैसे मैनेज किया जाए। लेकिन सर तो उसके लिए है चैप्टर ओवरव्यू। जब हम चैप्टर ओवरव्यू की बात करेंगे तो इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो आने वाली है। ओके, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो इसमें सिंपल है। सबसे पहले अगर हम पावर सेक्टर की बात करें या फिर एग्रीकल्चर की बात करें या तो आईटी सेक्टर की बात करें, कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है। मतलब कोई भी सेक्टर के बारे में पहले हमें जानकारी लेनी पड़ेगी कि इसके फीचर्स क्या है वगैरह। सो द फर्स्ट पॉइंट विल बी फीचर्स इन एवरी, लाइक यू कैन से वेदर इट इज पावर, एग्रीकल्चर और आईटी सेक्टर। तो पहला पॉइंट फीचर का रहेगा। जैसे ही हमें उस सेक्टर के बारे में पता चल जाता है, अगर हमें कॉस्ट को कम करना होता है तो उसके पहले पता होनी चाहिए कितने टाइप के कॉस्ट है, फिर उसको हम कम करेंगे तो हमें कॉस्ट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो दिस इज द कॉमन पॉइंट एवरीवेयर, यू कैन सी कॉस्ट स्ट्रक्चर, दैट इज कॉस्ट स्ट्रक्चर एवरीवेयर। वो तीनों जगह पे आपको वो कॉमन दिखेगा। एक बार कॉस्ट का, एक तो उस पावर सेक्टर के बारे में पता चल गया, जो भी वो सेक्टर रहेगा उस सेक्टर के बारे में पता चल गया, उस सेक्टर के अंदर कॉस्ट कैसे कैसे इनकर होता है वो स्ट्रक्चर पता चल गया, अब उसको मैनेज करना है, दैट इज कॉस्ट मैनेजमेंट, यू कैन सी। सो दीज आर द कॉमन पॉइंट्स विच आर देयर, जो मैंने आपको तीनों जगह पे टिक करवा दी है। नाउ अगर मैं बात करता हूँ, ये चीज़ें हो गई, कॉस्ट मैनेज हो गया। अब उन्होंने अपने जो मॉड्यूल है उसके अंदर मॉड्यूल में क्या दिया गया, एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी दिया गया है। इंडिया के हिसाब से ये सिनारियो है, लेकिन इंटरनेशनली क्या हो रहा है पावर सेक्टर में, एग्रीकल्चर में और आईटी सेक्टर में। तो देयर इज वन मोर पॉइंट विच इज नॉट दैट रेलेवेंट फॉर एग्जामिनेशन, बट बिकॉज ऑफ मॉड्यूल में हमने इनकॉर्पोरेट किया है, यू कैन सी द लास्ट पॉइंट विच इज इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, तीनों जगह पे है करके। तो ये अपना हो जाता है समथिंग जो कॉमन था तीनों जगह पे, पावर में, एग्रीकल्चर में और आईटी सेक्टर में। फीचर्स, फिर कॉस्ट का स्ट्रक्चर समझना, फिर कॉस्ट को कम करना और इंटरनेशनली क्या हो रहा है ये देखना। नाउ और क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर और एक्स्ट्रा चीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे फिर हमें देखना होगा दिस 5 फोर्सेस, पॉटर्स के कुछ 5 फोर्सेस एक मॉडल होता है, उसके बारे में हम समझेंगे, उसका पावर सेक्टर पे क्या इंपैक्ट है करके। देन एक कॉस्ट कंट्रोल करके है, एक्चुअली इट इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट मैनेजमेंट, बट वो अलग से एक पॉइंट है, वो हम समझ लेंगे। देन देयर आर स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन कल्टिवेशन। कॉस्ट स्ट्रक्चर समझने से पहले एग्रीकल्चरल खेती बाड़ी कैसे की जाती है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज स्टेप्स इन दी कल्टिवेशन, ये हम समझेंगे। एंड टूल्स टू मेजर द परफॉर्मेंस, मतलब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है वो अच्छी हो रही है कि नहीं, दैट इज मेजरमेंट के लिए पॉइंट। सो ये एक चीज़ हो गया। एंड यहाँ पे बस एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं है, जो 4 पॉइंट्स थे वही है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया है। वैसे अगर आप मॉड्यूल भी देख सकते हो, यू हैव द मॉड्यूल विथ यू। मॉड्यूल में वैसे तो उन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था, बट मैंने यहाँ पे स्टेप्स, बिकॉज मॉड्यूल में है तो स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो एक्स्ट्रा पॉइंट थे करके, ठीक है। सो दिस इज हाउ अगेन पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, अगर आप देखोगे ये वाला मॉडल में लिखा हुआ है, बट उन्होंने इंडेक्स में नहीं लिखा था। फीचर्स के बाद सीधा कॉस्ट स्ट्रक्चर है, लेकिन फीचर्स के बाद एक 5 फोर्सेस मॉडल भी आता है, अगर आप देखोगे तो मॉडल में आपको पता चलेगा। तो वो मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिया है अपने इंडेक्स में, तो आपको पढ़ने में ईजी रहे। बिफोर यू स्टार्ट विद द चैप्टर यू शुड नो हमें क्या क्या करना है करके।
सो दिस वॉज द बेसिक आइडिया. देर इज़ वन मोर थिंग विच आई कैन टेल यू. सर इस सेक्टर के अंदर एक केस स्टडी है पावर सेक्टर के लिए जो स्टडी मेटल के अंदर है, जो अब हम करेंगे, जिसकी समरी लास्ट के 3 पेजेस पे है. किसकी? केस स्टडी जो ग्लेयर INC करके है वो, और केस स्टडी फ्रेश बाजार के ऊपर है वो, जो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है. हाँ, IT सेक्टर के ऊपर केस स्टडी नहीं है अभी तक, तो जब से चैप्टर रिवाइज किया है दिसंबर 2020 में. यहाँ पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है IT डिपार्टमेंट के ऊपर, जो हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो हम देखेंगे. हाँ, तो ये केस स्टडीज़ की आपको समरी दी गई है. कहाँ पे सर? पेज अगर आप सीधा लास्ट में जाते हो तो आपको पता चलेगा. देखो यहाँ पर. ओके, सो हियर वी गो ऑन द पेज नंबर 5.8, 5.7 के बाद केस स्टडीज देयर, पावर सेक्टर, ग्लेयर INC, स्टडी मटेरियल से है ये. ठीक है. सो दैट इज व्हाट द स्ट्रक्चर इज. अभी तक मैंने आपको खाली रूबरू करा है कि क्या चीज़ें है करके. ये केस स्टडी है और उसका सोल्यूशन भी इधर प्रिंटेड है. देखो सोल्यूशन पूरा एक पेज का ये सोल्यूशन रहेगा, एंड देन सेकंड केस स्टडी विल स्टार्ट, एग्रीकल्चर जो फ्रेश बाजार वाला है. ठीक है. सो दैट वाज व्हाट अबाउट द नोट्स. ओके, ठीक है. अब नोट्स के बारे में जानकारी लेने के बाद अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे. तो पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले ऑब्वियसली एग्रीकल्चर से शुरू करेंगे, फिर एग्रीकल्चर के बाद पावर पे शुरू करेंगे. आफ्टर पावर विल लर्न अबाउट एग्रीकल्चर एंड देन IT सेक्टर, एंड देन केस स्टडीज हम लोग सॉल्व करेंगे. तो एक काम करते हैं, अभी तक हमने क्या क्या किया जिसमें आपको 2 मिनट में रिवाइज करवा दूं. तो ऐसा है सर, अभी हमें पढ़ना है कॉस्ट मैनेजमेंट. हमें पढ़ना है कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर, और स्पेसिफिक के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, पावर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड IT सेक्टर आता है करके. ओके, इनके हमें कुछ फीचर्स, कॉस्ट स्ट्रक्चर, कॉस्ट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, ये तो देखना ही है. फिर कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स भी देखने हैं. 5 फोर्सेस मॉडल देखना है पावर सेक्टर में. एग्रीकल्चर के अंदर स्टेप्स क्या क्या होते हैं, अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करनी है तो ये सब चीज़ें देखनी है. ठीक है. सो दैट वाज द शॉर्ट रिविजन एज टू वॉट एवर वी हैव स्टडीड टिल नाउ. अभी हम एक काम करेंगे, अभी हम पावर सेक्टर से शुरू करेंगे. सो विल स्टार्ट विद पावर सेक्टर. अगर हम पावर सेक्टर से शुरू करते हैं तो हमें ऑलरेडी पता है इसके अंदर कुछ 6 पॉइंट्स है जो हमें कवर करने हैं. टोटल 1 2 3 4 5 6, ये एक एक करके कवर करने हैं और फिर केस स्टडी कवर करनी है. ठीक है. सो लेट मी डू वन थिंग. एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले आपको पावर सेक्टर का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, तो पिक्चर थोड़ा क्लियर होगा ना, फिर फीचर्स पढ़ने में मजा भी आएगा. डायरेक्टली फीचर्स पढ़ाना शुरू करूंगा तो मजा नहीं आएगा. सो फर्स्ट लेट अस हैव सम अंडरस्टैंडिंग कि पावर सेक्टर क्या होता है करके. तो ये समझो सर, पावर का मतलब क्या? पावर मतलब वो चीज़ है जो अभी आपके अंदर है लेकिन थोड़ी देर बाद नहीं रहेगी. नहीं, ऐसा नहीं. पावर इज नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी. पावर इज नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी. तो सर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना पड़ेगा, राइट? और इलेक्ट्रिसिटी को जिस जगह पे जनरेट करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे पावर प्लांट, पावर जनरेशन प्लांट. मैं आपको एक्टिविटी बता देता हूं. एक्टिविटीज 3 होती है. अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज बोलूं तो देखना आपको कहाँ पे मिलेगा ये, तो यहाँ पर 5.2 पे मैंने एक डायग्राम लिया हुआ है गूगल से. तो आप देखोगे पहली एक्टिविटी रहेगी जनरेशन एक्टिविटी, जनरेशन स्टेशन, जहाँ पे पावर को जनरेट किया जाएगा. पावर जनरेशन के बाद उसको क्या किया जाएगा? ट्रांसमिट किया जाएगा. दैट इज ट्रांसमिशन. जनरेशन हो गया, अभी भेजो, और ट्रांसमिट करने के बाद एक स्टेशन पे आएगा, लोकल स्टेशन पे, और फिर वहाँ पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन करके. तो 3 एक्टिविटीज़ हमारी होती है. वैसे अगर हम देखेंगे तो एक जनरेशन, पावर को जनरेट करना, ट्रांसमिट करना लोकल जगह तक, फिर लोकल से वहाँ पे छोटे छोटे लोगों तक जाएगा. दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी हो जाएगी. जैसे अपना सप्लाई का चेन कैसा होता है, हम यहाँ पे पावर की बात कर रहे हैं. अगर आप देखोगे वैसे तो यहाँ पे वो दिख भी जाएगा आपको, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करके 3 तरह की हमारी एक्टिविटीज़ होगी. सबसे पहले अगर मैं आपको फोकस करूँ कि पावर जनरेट कैसे होता है, तो मुझे आपको पावर प्लांट में लेके जाना पड़ेगा. तो चलो पावर प्लांट में जाते हैं. इसके अंदर जूम करेंगे तो हमें ये पता चलेगा ये पावर जनरेट कैसे होती है करके. दैट इज जनरेशन ऑफ पावर करके. तो थोड़ा समझ में अच्छे से आएगा जब हम आगे का फीचर्स वगैरह पढ़ेंगे वो तो. ओके. सो जनरेशन ऑफ द पावर. अगर मैं पावर जनरेशन की बात करता हूं तो देखो ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे. आई विल शेयर दिस ऑन टेलीग्राम. ये जो मेरा हैंड रिटन चीज़ें रहेंगी यहाँ पे वो. ओके. नाउ समझना, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ पावर जनरेशन प्लांट की, तो ये है आपका पावर जनरेशन प्लांट. एक एग्जांपल दे देता हूँ तो आपको वो समझने में थोड़ा वो इजी रहेगा. सुनना भी जो मैं बोल रहा हूँ. ऐसा होगा कि दिस इज़ द प्लांट, ये वाटर है, ये रिवर है एक्चुअली. ये रिवर के यहाँ से पानी आ रहा है. मैं एकदम डिटेल में नहीं समझाऊंगा आपको, अंडरस्टैंडिंग के लिए ऊपर से. ऑब्वियसली हम ये नहीं सीख रहे कि पावर जनरेट कैसा होता है फैक्ट्री में जाके. तो आई विल गिव यू अ फेयर आइडिया एक थोड़ा सा. यहाँ से ये पानी यहाँ पे आएगा. देखो आप देख सकते हो, सी द फ्लो ऑफ द वाटर विच विल कम हियर
ये कहाँ पे आएगा, भट्टी जिसको बोलते हैं हिंदी में, और यू कैन से बॉयलर और फर्नेस करके, जहाँ पे वो हीट दिया जाएगा। ओके, सो अगर हीट होगा, अगर आप यहाँ पे वो टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा, इसके वजह से क्या होगा, जो वाटर रहेगा ना, वाटर अगर आप टेम्परेचर हाई करोगे तो वहाँ से क्या जनरेट होगा, स्टीम जनरेट होगा। आप देख सकते हो, फिर ये स्टीम यहाँ पे जाएगा, और ये स्टीम कहाँ पे जाएगा, देखो ये एक इक्विपमेंट दिख रहा है, इसको टरबाइन बोलते हैं। जैसे ही वो हीट जाएगा ना आपका स्टीम, तो ये टरबाइन घूमना चालू होएगा। ये जो टरबाइन है इट विल रोटेट because of the steam has the power, as a result of which this turbine will rotate, और टर्बाइन जब रोटेट होएगा तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के लिए यहाँ पे एक इक्विपमेंट रहेगा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, जिसको बोला जाएगा जनरेटर। क्या बोला जाएगा, जनरेटर करके, जहाँ पे जिसके थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट होगा। देखो, और ये आपको दिख रही है वायर्स, यहाँ से इधर जाएगा, और ये है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर मतलब इससे भी आगे इलेक्ट्रिसिटी आगे ट्रांसफर होगी, और ये ट्रांसमिशन लाइन है जिस लाइन के थ्रू से वो ट्रांसफर होगी करके, ट्रांसफार्मर। बिकॉज क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी ना यहाँ पे जनरेटर से, उसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो थोड़ा उसका वोल्टेज जितना हमें चाहिए उतना करके वो आगे भेजा जाएगा, तो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर रहेगा उसके लिए। ओके, सो आई गेव यू द फेयर आइडिया एज टू हाउ दिस जनरेशन एक्टिविटी वर्क्स करके। तो हमने यहाँ पे इसकी बात कर ली जनरेशन प्लांट की, यहाँ से पावर जनरेट कैसे होगा करके। तो अभी हमें ये पता चल गया है, हमें क्या पता चल गया है, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि पावर जनरेट कैसे होता है। और पावर डिस्ट्रीब्यूशन का सीन क्या है पावर सेक्टर का, तीन चीज़ें हैं, जनरेशन एक्टिविटी, आई कैन से इन पावर सेक्टर देयर इज जनरेशन एक्टिविटी, देयर इज अ ट्रांसमिशन एक्टिविटी, एंड देन देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी। जैसे अपना होता है होलसेलर एंड रिटेलर, वैसा और मैन्युफैक्चरर। अगर मैं सिंपल बोलूँ, मैन्युफैक्चरर से गुड्स होलसेलर के पास आता है, फिर रिटेलर के पास जाता है, तो पावर जनरेट होगा, फिर ट्रांसमिशन होगा, उसका छोटे सब स्टेशन तक आएगा, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होएगा हर एक के घर तक। हमारे को जो पावर सप्लाई करता है, अगर हम ये कस्टमर है, तो हमारे लिए जो कंपनी है वो कौन सी रहेगी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करके रहेगी। ओके, उनको जो भेजता रहेगा वो ट्रांसमिशन वाला रहेगा। ठीक है, सो आई गेव यू दिस आइडिया ऑल्सो। अभी अपने को समझने में ईजी रहेगा फीचर्स के बारे में, कि पावर सेक्टर के फीचर्स क्या है करके, ऑलरेडी प्रिंटेड है नोट्स के अंदर, आप ध्यान से सुनते जाना। द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज योर अटेंशन, आपको एकदम ध्यान से सुनते जाना है। ओके, थोड़ा स्पीड में रहेगा, बट ऑब्वियस है आपको वो जल्दी अपना कवर हो जाएगा। अभी अगर हम बात करते हैं पावर सेक्टर की, तो इसके अंदर सबसे पहले ये चीज़ सोचो, आप खुद से ही सोचना और मुझे बताना, क्या पावर सेक्टर में हर कोई पर्सन एंट्री ले सकता है, या फिर अपने को लाइसेंस वगैरह निकालना पड़ेगा। लाइक अगर लीकर शॉप की भी हम बात करते हैं, तुम्हें लगा लीकर में बहुत पैसा है, तो लीकर शॉप ओपन करते हैं, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू टेक द लाइसेंस, सो दैट इज अ रेगुलेटेड एंट्री। सेम गोज फॉर द पावर ऑल्सो। इफ़ यू वांट टू एंटर इन दिस सेक्टर, पावर सेक्टर, आपको कुछ लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, वैसे इफ़ यू वांट टू ऑपरेट दिस पावर sector, you need license. It means one of the feature of power sector is there is a regulated entry. Okay, so you have to take license and all करके। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मोस्टली ज़्यादा स्टेक किसका रहेगा, तो मोस्टली पावर सेक्टर के अंदर जो ज़्यादा स्टेक रहेगा ना, वो किसका रहेगा, आपका गवर्नमेंट का ही रहेगा करके। दैट इज फर्स्ट रेगुलेटेड एंट्री। मैं आपको बस एक बार रीड करवा देता हूँ, यहाँ से आपके जो फीचर्स लिखे गए हैं आप देख सकते हो। यहाँ पे पावर सेक्टर के फीचर्स की हम बात कर रहे हैं। पहला है रेगुलेटेड एंट्री, सो योर फर्स्ट थिंग विल बी रेगुलेटेड एंट्री। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा, पहला इट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट रेगुलेशन। जब आप एग्जाम में लिखोगे यू कैन राइट इन डिटेल, और पावर सेक्टर इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट रेगुलेशन वगैरह, वो ग्रामर थोड़ा साइड करके मैंने बस समराइज किया। इट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट रेगुलेशन, देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ लेयर्स। आप अपने आजू बाजू में देख सकते हो, इफ़ यू want to eat something, तो आजू बाजू में बहुत सारे शॉप दिखेंगे खाने पीने के लिए, लेकिन पावर के लिए ऐसा नहीं कि चलो इसका पावर इलेक्ट्रिसिटी अच्छा नहीं लग रहा है तो किसी और का ले लेते हैं, ऐसा नहीं होएगा। यू हैव लिमिटेड ऑप्शंस, दैट इज लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स, और जो मेजर शेयर होता है वो किसके पास है, कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। तो एक आपको लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है, यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, और वो जो कम लोग हैं उनमें से मेजर शेयर किसके पास है, आपका गवर्नमेंट के पास है, दैट इज स्टेट ओन PSU करके। नाउ अब अगर हम यहाँ पे ये बात कर लेते हैं, पहला हो गया रेगुलेशन की, रेगुलेटेड एंट्री, हर कोई नहीं आ सकता, लाइसेंस वगैरह चाहिए। दूसरा, अब ये पावर सेक्टर के अंदर चलो आ गए, मान लो आपने लाइसेंस वगैरह ले लिया, मुझे बताओ अगर आपने ये लाइसेंस वगैरह ले लिया तो ये लाइसेंस लेने के बाद आप पावर किसको सप्लाई करोगे, ऑब्वियसली
इवन तो देयर वाज अ रेगुलेटेड एंट्री, यू एंटर्ड इनटू दैट। उसके बाद आप किससे लोगे, तो आप ये पावर किसको सप्लाई करोगे, कस्टमर को सप्लाई करोगे। तो अगर आप पावर कस्टमर को सप्लाई करते हो तो इसमें एक और डिसएडवांटेजेस है। क्या डिसएडवांटेज है सर, ये जो कस्टमर होता है ना, ये क्या एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। देखो अगर मैं कस्टमर की बात करता हूँ, कस्टमर का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को पता है कि एग्जैक्टली इतना ही वो कंजम्पशन होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी का, वो बहुत वेरी करता है, कम ज़्यादा, कभी नई फैक्ट्री आती है, कभी फैक्ट्री बंद होती है। सो यू कैनॉट जस्ट प्रिडिक्ट दैट। तो कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द कस्टमर इज नॉट प्रिडिक्टेबल, तो वो आपका प्रिडिक्टेबल नहीं होता है कि एग्जैक्टली इतना ही होगा। और दूसरी चीज़, कुछ कुछ कस्टमर्स जो होता है ना, मैं आपको बता दूं, शायद आप गांव में कभी विजिट किए होंगे तो आपको पता होगा गांव में कैसा होता है, लाइट की भी चोरी होती है। लाइक ऐसा अगर वायर होता है तो उसके ऊपर एक और वायर डाल दिया जाता है, फिर अपने घर पे लाइट आती है करके। इट मीन्स या तो इवन मीटर के अंदर भी कुछ ऐसा करते हैं कि बिल आपका कम आए करके, कभी वो देखना गाँव में ऐसा होता है। इट मीन्स सेकेंड फीचर इज, पहले तो एंट्री थोड़ा रेगुलेटेड है, फिर आने के बाद मान लो आपने पावर सप्लाई किया तो कस्टमर का कंजम्पशन पैटर्न फिक्स नहीं है। और दूसरी चीज़, वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है जहाँ पे लोअर मीटर की बिलिंग कम की जाती है करके वैसा। और पावर सेक्टर के अंदर तो आप यहाँ पे देख सकते हो दूसरा फीचर्स, वाइड स्प्रेड स्टेक होल्डर्स। पावर सेक्टर से बहुत सारे लोग कनेक्टेड है, जैसे कि गवर्नमेंट वगैरह, शेयर होल्डर्स जिन्होंने पैसा लगाया। तो एक तो ये एक पॉइंट है इंक्लूडिंग, और एक चीज़ है अनडिसिप्लिन्ड कस्टमर करके, कस्टमर का कोई दे आर नॉट डिसिप्लिन करके। तो यू कैन रिमेंबर वन थिंग, रेगुलेटेड एंट्री एंड दूसरा अनडिसिप्लिन्ड कस्टमर्स करके। क्या क्या है देखो, कंज्यूमर्स डू नॉट हैव प्री डिफाइंड कंजम्पशन पैटर्न, एंगेज इन एक्टिविटी लीड्स टू लोअर मीटर बिलिंग दैन द कंजम्पशन। तो दैट वाज द सेकंड पॉइंट कि आपको लोअर मीटर बिलिंग करते हो और कोई प्री डिफाइंड कंजम्पशन पैटर्न नहीं है करके। अगर आपको कभी मॉडल रेफर करने की इच्छा हुई तो वो भी वहाँ पे लिखा गया ही है। देखो पहला है रेगुलेटेड एंट्री, वहाँ से ही सारी चीज़ें ली गई है, बट ऑब्वियस ही चीज़ है। दूसरा है वाइड स्प्रेड स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स में क्या क्या आता है, द स्टेक होल्डर्स ऑफ पावर इंक्लूड्स एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स, मे बी डोमेस्टिक और कमर्शियल। तो स्टेक होल्डर में आपका कस्टमर आता है, गवर्नमेंट, रेगुलेटर, इन्वेस्टर, ये सब चीज़ें आती है करके। बट ठीक है, इफ़ यू वांट टू ऐड दैट पॉइंट यू कैन ऐड दिस। या तो मैंने वो कस्टमर के बारे में बताया जिनका वो कंजम्पशन पैटर्न फिक्स है और लोअर मीटर बिलिंग है करके, वो बिलिंग कम करते हैं जो मीटर का होता है वो। दूसरा, अब मैंने ये दो फीचर डिस्कस करने के बाद मेरे को यहाँ पे आ जाना है थर्ड वाले फीचर्स पे। आप देख सकते हो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मतलब अगर आपको पावर सप्लाई करनी है ना, आप पावर को जनरेट करोगे और फिर कस्टमर तक पहुँचाओगे, तो ईजी काम थोड़ी है। ट्रांसमिशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन, फिर कस्टमर तक पहुँचेगा। देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, यू कैन सी दिस टावर्स एंड ऑल करके, यहाँ पे आप देख सकते हो। आपको जब पावर को कस्टमर तक पहुँचाना होता है, किधर गया वो इमेज, अच्छा, तो यहाँ पे बहुत सारा खर्चा होता है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर चाहिए, ये बड़ा सा टावर आपने देखा रहेगा। देन ये जो लाइंस होती है, बीच में अगर लाइन कट हो गई तो पावर का सप्लाई बंद हो जाएगा। देन ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली लाइन होती है, ये छोटा टावर होता है, फिर यहाँ से आपके घर पे आती है करके। सो ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, ऐसा ईजी बात नहीं होता कि आपको लगा चलो पावर सप्लाई का बिजनेस डालते करके। सबसे बड़ी चीज़ यही है, एक तो एंट्री भी होना डिफिकल्ट है, एंट्री करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन लाइन सेटअप करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, ये सारी वायर्स वगैरह। ओके, तो इस केस के अंदर सेकेंड फीचर विल बी, यू कैन सी दैट सेकेंड फीचर विल बी दिस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, और ये कंटिन्यूस बेसिस पे सप्लाई होना ही चाहिए पावर। एक भी दिन लाइट चली गई तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो यू कैन सी दिस कॉम्प्लेक्स बट कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ना, वो कॉम्प्लेक्स तो है बट फिर भी कंटिन्यूस बेसिस पे होना ही चाहिए, पावर बंद होकर फायदा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिटेड थ्रू अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, जो नेटवर्क होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। सो दैट वाज द थर्ड पॉइंट। ओके, जब भी आपको लगता है कि नहीं इससे ज़्यादा अपने को कंटेंट पढ़ना है तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर द मॉड्यूल, बट इतना भी आप लिख दोगे दैट इज सफिशिएंट। बट ओके, इफ़ यू वांट टू रीड तो मॉड्यूल में और ज़्यादा ऑब्वियसली चीज़ें रहेंगी। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। अच्छा, मैं फोर्थ पॉइंट नहीं, मैं पहले यहाँ पे आता हूँ, मतलब आपको समझाने में ईजी रहेगा। पहले मैंने ये बात कर ली कि हाँ रेगुलेटेड एंट्री है, कस्टमर का पैटर्न फिक्स नहीं है, फिर मैंने बोला ये डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। अभी ऑब्वियसली अगर ये बड़े बड़े टावर्स आपको लगाने रहेंगे तो आपको पैसा ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा? बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। अगर आपको पावर सेक्टर में आना है तो यू रिक्वायर हेल लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, सो दिस इज हाईली कैपिटल इंसेंटिव, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन लगाया गया पैसा रिकवर होने में बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम लगता है। उसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। जो लगाया हुआ पैसा है उसको रिकवर करने में ज़्यादा टाइम लगता है। दैट इज समथिंग विच यू कैन सी दिस।
हाई कैपिटल इंटेंसिव विथ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड करके। सो दिस इज द पॉइंट विच कैन बी सी, और पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा और जेस्टेशन पीरियड आपका क्या रहेगा, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड रहेगा। नाउ द पॉइंट विच इज रिमेनिंग इज, अगर मैं बात करता हूँ, सो अभी ये 2 पॉइंट्स बचे हैं, एक डिमांड वाला और एक टैरिफ वाला पॉइंट बचा है। मिनिमम 5 फीचर्स की ज़रूरत होती है, तो वो एक्सप्लेनेशन के साथ लिखे हैं, फिर भी 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा लिख दी है, 6th और 7th। आप ऐसा जब एग्जाम में आएगा, यू कैन ऑब्वियसली इसके नीचे लिख सकते हो हाई कैपिटल इंटेंसिव विद लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड के अंदर पावर सेक्टर इज दैट सेक्टर वेयर देयर आर 3 कंपोनेंट्स, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड द नेटवर्क इज सच विच इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड देयरफॉर वी रिक्वायर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू सेट अप द प्लांट टू मेंटेन। ये यू कैन ऐड एट योर एंड, बट मिनिमम ये आना चाहिए कि कैपिटल ज़्यादा लगता है और लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है करके। आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दिया है। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं डिमांड की और टैरिफ की, आप खुद ही सोचो, और डिमांड क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की, बढ़ रही है कि कम हो रही है? कितने सारे नए नए डिवाइसेस आ रहे, कितनी सारी चीज़ें। पहले के ज़माने में अगर 20-30 साल पहले जाए तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बहुत कम थे, लेकिन अभी जहाँ देखो वहाँ पे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है। आप जो लेक्चर देख रहे हो, पहले फेस टू फेस हो रहा था, अभी ऑनलाइन हो रहा है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड दिन ब दिन क्या हो रहा है, बढ़ती जा रही है। So that is one point. So that is one of the features of your power sector. Demand of the electricity is kept on growing. इसकी वजह से 2 चीज़ें हैं, एक थ्रेट है और एक अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप मेरे समरी में यहाँ पे देखोगे, अभी 2 पॉइंट और बचे हैं आपके, एक टैरिफ वाला और एक डिमांड वाला। अगर मैं टैरिफ वाले की बात करता हूँ तो टैरिफ के 2 पार्ट हो जाएंगे। डिमांड की अगर मैं बात करता हूँ, एक थ्रेट है और एक आपका है अपॉर्चुनिटी। सर व्हाट इज द थ्रेट? अगर डिमांड बढ़ रही है तो देखो, डिमांड बढ़ रही है तो सर थ्रेट क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो, टू मीट द डिमांड अलॉन्ग विद द कंट्रोलिंग कॉस्ट। इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है तो इतनी डिमांड फुलफिल करने के लिए हमारा कॉस्ट हमेशा वो कम ही आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉस्ट बढ़ना चाहिए। जितनी भी डिमांड है वो हमारे कंट्रोल्ड कॉस्ट में हमें फुलफिल करनी है, और ये अगर नहीं हो पाई तो बहुत खतरा हो जाएगा। अगर एक पॉइंट के बाद डिमांड बहुत सारी है लेकिन अगर हम फुलफिल नहीं कर पा रहे, हमारा खर्चा बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा अगर उसको हम सप्लाई करने जाएंगे तो। सो दैट विल बी वन थ्रेट, हमें कॉस्ट को कंट्रोल करके उसको फुलफिल करना है। और दूसरी है अपॉर्चुनिटी। अगर मुझे बताओ डिमांड बढ़ेगी तो पावर सेक्टर का रेवेन्यू एट द एंड बढ़ेगा इफ कॉस्ट आर कंट्रोल, और अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा, और इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा तो फायदा ही है। तो इंडिया विल बी इन अपर मिडिल क्लास ग्रुप फ्रॉम द लोअर मिडिल क्लास ग्रुप। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वो अभी कहाँ पे आ रहा है, लोअर मिडिल क्लास ग्रुप पे आ रहा है। लेकिन अगर डिमांड बढ़ती गई तो हम लोअर मिडिल क्लास से कहाँ पे आ जाएंगे, अपर। देखो मिडिल क्लास में भी 2 पार्ट है, लोअर से अपर वाले में आ जाएंगे अगर ये बढ़ती गई डिमांड तो। सो देयर इज वन अपॉर्चुनिटीज, हम लोअर से अपर में आ जाएंगे, और थ्रेट है कि हमारा कॉस्ट कंट्रोल हो पाएगा कि नहीं फ्यूचर के अंदर। ओके, नाउ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ की अगर हम बात करते हैं, दैट इज दिस पॉइंट। तो सबसे पहले मैंने डिमांड की बात कर ली, कस्टमर की डिमांड की। अब ये जो कंपनी रहेगी उसको वो टैरिफ क्या सेट करेगी। टैरिफ मतलब क्या होता है सर? टैरिफ मतलब सिंपल होता है, टैरिफ मतलब होता है सेलिंग प्राइस। टैरिफ मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। इसका मतलब अगर आप घर पे बैठे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहे हो, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको बिल पे करना पड़ेगा। जो आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया ना, वो जो भी कंपनी रहेगी उसको, वो होता है टैरिफ विच इज चार्ज बाई दैट कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी का कंपनी। तो ये जो टैरिफ होता है ना, टैरिफ, ये कौन डिसाइड करता है? क्या कंपनी डिसाइड करती है? क्या आप डिसाइड करते हो? पहली बात तो है कस्टमर डिसाइड नहीं करता है टैरिफ। क्या वो कंपनी डिसाइड करती है? नहीं, दैट इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। और जनरली ये टैरिफ किसके बेसिस पे डिसाइड होता है? कॉस्ट पे, कि कंपनी का जितना भी खर्चा होगा कुछ x% ऐड हो जाएंगे तब आपकी सेलिंग प्राइस मतलब टैरिफ बन जाएगी करके। सो यू कैन सी दिस, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इज अ फीचर ऑफ कॉस्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ कैसे डिसाइड होता है? इज अ फीचर ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट के बेसिस पे डिसाइड होता है, एंड इट इज रेगुलेटेड, जिसको गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। टैरिफ इज बेस्ड अपॉन द कॉस्ट इनकर्ड, सेंट्रल एंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन आर रेगुलेटर्स। और इसको कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल एंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन आर रेगुलेटर, जो इसको डिसाइड करेंगे करके। तो यहाँ पे हमारे फीचर्स की बात हो जाती है। अगर हम फीचर्स की बात करेंगे तो ठीक है, तो आई होप आपको ये याद हो गया रहेगा यहाँ तक के फीचर्स। अभी इसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो सबसे पहले मैं एक बार वापस फिर भी बोल देता हूँ, रेगुलेटेड एंट्री मतलब आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, कुछ कम लोग ही हैं। देन कस्टमर की, अच्छा एक चीज़ लास्ट पॉइंट है, सोसाइटी। अगर आप पावर को जनरेट करते हो, यू कैन सी दैट, अगर आप पावर को जनरेट करते हो, ग्रेट इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस एंड सोशल इंपॉर्टेंस करके, अगर आप पावर जनरेट करते हो तो एनवायरनमेंट को हानि वगैरह होगी, तो इसके ऊपर
पावर जनरेशन का एनवायरनमेंट के ऊपर एक बड़ा सा इंपैक्ट है, दैट इज ग्रेट इकोलॉजिकल एंड सोशल इंपॉर्टेंस करके, और सोशल इंपॉर्टेंट भी है ये चीज आपकी पावर। ओके नाउ सो दैट दीज वर द 7 पॉइंट्स, कम से कम 5 आपसे एक्सपेक्टेड है जो आपको याद होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस विच इज फीचर्स। तो हमने क्या कर लिया है सर, पावर सेक्टर के अंदर क्या क्या फीचर्स है वो हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे पावर सेक्टर के अंदर रेगुलेशंस, कस्टमर की डिमांड, ये सब चीजें देख ली। अभी सेकंड, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। अगर मुझे आपको समझाना हो पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल तो ये क्या होता है, माइकल पोर्टर ने जो डेवलप किया था 5 फोर्सेस मॉडल। देखना इसके अंदर ऐसा है, अगर मैं बात करूँ तो 5 फोर्सेस की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं हूँ ये है हमारी, ये हम हैं, ये हमारी कंपनी है। ओके, तो हमें इनपुट कहाँ से खरीदना होता है, पावर बनाने के लिए जो चाहिए होता है सप्लायर से, और जो इलेक्ट्रिसिटी जो भी हमारी बनेगी वो हम किसको बेचेंगे, कस्टमर को बेचेंगे। तो ठीक है, देखो व्हाट आर द फोर्सेस दैट कैन इम्पैक्ट द कंपनीज प्रॉफिट। जो अगर पावर सेक्टर कंपनी है उसका प्रॉफिट कैसे कैसे इंपैक्ट हो सकता है, मतलब बढ़ सकता है, कम हो सकता है, वो हमें डिसाइड करना है। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ एक एक करके, सबसे पहला चलो यहाँ पे आप देख सकते हो सी 5 फोर्सेस, अगर मैं आपको रीड करवा दूँ, application of Michael E. Porter's 5 forces model on the Indian power sector to assess the competitive forces करके। तो पहला है बैरियर टू एंट्री। आपका मेरे साथ ये सारी चीज़ें याद हो जानी चाहिए तो पहले वीडियो पॉज करो और पहले का चीज़ रिवाइज करो। पहला है बैरियर्स टू एंट्री, मतलब क्या पावर सेक्टर में आना ईजी है कि डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट है, आपको लाइसेंस चाहिए रहेगा, पैसा भी बहुत चाहिए रहेगा। यू कैन सी हाई बैरियर्स टू द एंट्री बिकॉज द कैपिटल इज नीडेड एंड द रेगुलेटरी अप्रूवल। तो लाइसेंसिंग भी चाहिए और पैसा भी ज़्यादा चाहिए करके। तो कुछ ज़्यादा लोग आएंगे क्या, आपको इच्छा हुई पावर सेक्टर में जाने का है तो क्या आप जाओगे, पैसा होना चाहिए उतना, और लाइसेंसिंग वगैरह ये सब चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए करके। सो दैट इज़ वन पॉइंट, तो विच इज़ गुड फॉर द कंपनी। अगर कोई कंपनी ऑलरेडी एंटर्ड है तो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा, लाइसेंसिंग वगैरह भी चाहिए रहेगा बहुत सारा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हमारे एडवांटेज में है करके कि ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। अगर हम ऑलरेडी आ गए हैं तो पावर सेक्टर में, तो ज़्यादा लोग हमारे कॉम्पिटिटर नहीं हो सकते, ज़्यादा लोगों की एंट्री नहीं हो सकती। ज़्यादा लोगों की एंट्री होगी ये कंपनी के लिए खतरा है। जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे ना तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो जितने कम लोग उतना ही अच्छा होता है। दूसरी चीज़, तो पहला एंट्री इज रेगुलेटेड, बैरियर्स टू एंट्री, कस्टमर की पावर। क्या कस्टमर ऐसा उसके पास ऑप्शन है क्या कि चलो इसका इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगा, अच्छा इसका नहीं लगा, इसका नहीं लगा, इसका, ऐसे 4-5 ऑप्शन नहीं है। यू हैव सिलेक्टेड ऑप्शंस इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो कस्टमर के पास कुछ पावर है क्या, नहीं, आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी जिसका आ रहा है ठीक है चल गया करके। तो कस्टमर की पावर क्या है, लो, एज द मोस्ट कस्टमर्स रियली डू नॉट हैव द वायबल अल्टरनेटिव्स। उनके पास कोई दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, जो सप्लाई कर रहा है उससे इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं करके। कहीं कहीं पे हो सकता है आपके पास एक आध ऑप्शन हो भी, चलो इस कंपनी का नहीं लगा तो इसका लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जहाँ पे एक ही ऑप्शन है कि चलो इसी का लेना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रिसिटी करके। ओके, सो दैट इज कस्टमर डज नॉट हैव दैट मच पावर कि वो आपसे बार्गेन वगैरह करे। सप्लायर जिससे आप इनपुट खरीदते हो, तो कस्टमर की पावर, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो कस्टमर की पावर क्या है, लो है, और सप्लायर की पावर तो वहाँ पे भी देखेंगे तो हम इतनी ज़्यादा नहीं है, विच इज़ लो ओनली, जो हमें इनपुट सप्लाई करते हैं। अगर मैं रीड करा दूँ, लो टू मॉडरेट एक्सेप्ट थर्मल सिंस देर आर मेनी फर्म्स दैट में सप्लाई इनपुट्स एंड इनपुट्स आर गवर्नमेंट रेगुलेटेड। तो सप्लाई करने वाले लोग बहुत सारे हैं, जो पावर बनाने के लिए इनपुट चाहिए होता है, तो इनके पास भी इतनी पावर नहीं है। किसके पास, सप्लायर के पास, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट इफेक्ट की बात करते हैं। इसका मतलब हमारा कस्टमर जो है उसके पास क्या इलेक्ट्रिसिटी का कोई और दूसरा जरिया भी है, सब्स्टिट्यूट है क्या, जैसे चाय का कॉफी होता है वैसे। तो हम यहाँ पे देखेंगे सब्स्टिट्यूट इफेक्ट की बात करेंगे, इंक्लूड्स सोलार, विंड, गो थर्मल करके। सो दीज आर द ऑप्शंस, यू कैन गो फॉर सोलार, विंड वगैरह। तो अगर मैं सोलार की बात करता हूँ, अब सोलार पैनल लगा दोगे, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से बोलोगे बाय बाय, हम सोलार पैनल लगा रहे हैं, हम लोग सन से लेंगे इलेक्ट्रिसिटी, सन के थ्रू से जनरेट करेंगे। आप खुद ही सोचो, सन के थ्रू से लाइट चलेगा, लेकिन 24 आवर्स चलाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इन दैट केस, और वो सोलार पैनल लगाना कोई ईजी बात है क्या, कितना खर्चा होता है, इट इज़ नॉट दैट ईजी। तो बड़ा सा वो सेटअप लाना पड़ेगा, यू विल हैव टू इंस्टॉल दैट। तो आप देख सकते हो हमारे घर में सोलार पैनल लगाया हुआ है क्या, नहीं लगाया मोस्टली, बिकॉज खर्चा बहुत ज़्यादा होता है इंस्टॉलेशन का, दैट्स वाई। तो सब्स्टिट्यूट है तो सही, लेकिन सब्स्टिट्यूट होने का फायदा नहीं है, वो कॉस्टली सब्स्टिट्यूट है। तो however power from these sources usually cost substantially more than obtaining power directly from from डिस्कॉम कंपनी। डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, डिस्कॉम कंपनी करके, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो however the power from these sources, सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सब्स्टिट्यूट तो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देयर आर सब्स्टिट्यूट्स बट
दिस सब्स्टिट्यूट्स आर कॉस्ट सब्सटेंशियली मोर, तो वो फ़ायदा नहीं है करके वो हो के भी वैसा है। तो ये भी कंपनी के फेवर में है अगर कोई ऑलरेडी एंटर्ड हो गया है तो। कंपटीशन कितना है? वेरी लिटल। ऐसा नहीं कि ये कंपनी बोलेगा मैं, जैसे कि अभी टेलीकॉम सेक्टर में चलता है कि जियो ने प्राइस कम किया तो भी वोडाफोन को भी करना पड़ेगा, देयर इज हाई कंपटीशन। बट क्या पावर सेक्टर में ऐसा होता है चलो मैं 1 रुपये से कम करता हूँ तो भी 1 रुपये से कम कर, नहीं। सो देयर इज नॉट दैट मच कंपटीशन, दैट इज वेरी लिटिल कंपटीशन। स्टेट और सेंट्रल PSUs आर एंजॉइंग द काइंड ऑफ मोनोपोली दैट इज रेगुलेटेड वन, सो देयर इज अ काइंड ऑफ मोनोपोली, मतलब वैसा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है यहाँ पर, ठीक है। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज 5 फोर्सेस, मतलब ये बेचारे को, ये हमारी कंपनी को कौन सी फोर्स है जो इम्पैक्ट कर सकती है। एक सप्लायर की पावर वो भी कम है बिकॉज वी हैव मेनी ऑप्शंस एंड दैट इज द रेगुलेटेड वन, ओके। तो ऑप्शंस है हमारे पास और वो भी रेगुलेटेड है, गवर्नमेंट बोलते हैं उस हिसाब से ही वो देना पड़ता है, तो हम लोग को टेंशन नहीं है। दूसरी चीज़, कोई दूसरा आने का भी टेंशन नहीं है हम लोगों को बिकॉज लाइसेंस और कैपिटल, लाइसेंस भी लेना पड़ता है, कैपिटल भी बहुत ज़्यादा लगता है। हाँ, और कस्टमर के पास भी कोई ज़्यादा पावर नहीं है बिकॉज हम लोग ही कम हैं, ऐसा है। तो कस्टमर के पास ज़्यादा पावर नहीं है, कस्टमर के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, अगर ऑप्शन है तो भी वो बहुत कॉस्टली है। एंड देन देयर इज अ कंपटीशन, कंपटीशन इज नॉट दैट हाई, मतलब इट इज़ लाइक अ काइंड ऑफ मोनोपोली जो एंजॉय करते हैं, बहुत ही कम लोग हैं। तो ये हो गया अपना 5 फोर्सेस। तो अगर मैं हमारे नोट्स पे वापस आता हूँ तो आपको पता चलेगा हमारा फीचर्स के बाद हो जाता है 5 फोर्सेस। अगर मैं 5 फोर्सेस के बाद जाता हूँ कॉस्ट स्ट्रक्चर, तो अभी हमने बातों में देखा था कि पावर सेक्टर के अंदर कहाँ कहाँ पे खर्चा होता है। तो कंपनी के अंदर होने वाले खर्चे को हमने 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड किया था। कौन से आपको याद आना चाहिए? जनरेशन, उसके बाद ट्रांसमिशन के बाद पावर आने के बाद वहाँ पे क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं पावर सेक्टर के अंदर देखो जो कॉस्ट रहेगा वो आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा, हालांकि अभी बताया था बट स्टिल एक बार देख लो। पहला चीज रहेगा आपका ये दिस जनरेशन, सी ब्लैक इज इन जनरेशन, ब्लू इज इन ट्रांसमिशन, ग्रीन इज इन डिस्ट्रीब्यूशन करके। सो दिस इज द ब्लैक पार्ट विच इज अ जनरेशन। पावर जनरेशन कैसे करते हैं अभी हमने एक इमेज भी देखा था उसका। देन वो पावर जैसे जनरेट हो गया, अपने को बड़े बड़े टावर्स आपने देख रहेंगे कभी ट्रेन से वगैरह जाते रहोगे तो दीज आर द टावर्स जिससे वो पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे होता है, आप देख सकते हो। तो दीज आर द ट्रांसफार्मर जहाँ से वो ट्रांसमिशन किया जाता है, छोटे लोगों तक, छोटे सब स्टेशंस तक पहुँचाया जाता है। ये बड़े बड़े ट्रांसफार्मर है और ये सब स्टेशन है, देखो सब स्टेशन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये छोटे ट्रांसफार्मर जिसको सब स्टेशन बोलेंगे। फिर यहाँ से फैक्ट्रीज में आपके घर तक सब जगह तक पहुँचाया जाएगा करके। सो दैट इज़ नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट यहाँ पे है जो आपके घर तक आएगा, वो लास्ट वाला। जैसे रिटेलर होता है वैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो, ओके। तो आपके घर तक कौन लाता है? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पावर लाती है। सो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो मैं ज़रा आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉस्ट स्ट्रक्चर। अगर हम कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो पहला है आपका जनरेशन, दूसरा है ट्रांसमिशन, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों का एक मतलब भी लिख लिया है, अगर कभी क्वेश्चन आया तो आपको ये मीनिंग लिखना होगा। व्हाट इज जनरेशन सर? द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग वेरियस फ्यूल एंड अदर सोर्सेज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर क्या है सर? इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है ये प्रोड्यूस्ड। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है जनरेशन में। The process of movement of high voltage electricity from the power station to another location। तो जो भी पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट हुआ है ना, हाई वोल्टेज वाला, जो बहुत ज़्यादा वोल्टेज वाला है, उसको हमें क्या करना है? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, जहाँ पे उसको ट्रांसफर करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं ये वाले पार्ट में। अच्छा, और ट्रांसफर होने के बाद वो सब स्टेशन पे आती है, छोटे छोटे स्टेशन पे। देन ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिसिटी जो आया है इज डिस्ट्रीब्यूटेड, अभी हम लोग को घर तक पहुंचानी है। तो यहाँ पे वर्ड क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कस्टमर्स थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन लाइन करके, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग कि ये कॉस्ट स्ट्रक्चर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन करके। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगता है आप वीडियो को थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम जनरेशन एक्टिविटी की बात करेंगे। जनरेशन एक्टिविटी की बात करेंगे तो उसके अंदर कॉस्ट हेड और कॉस्ट सेंटर कौन से वो आ जाएगा। सेम वी विल टॉक अबाउट द ट्रांसमिशन एक्टिविटी जिसके अंदर कॉस्ट हेड और कॉस्ट सेंटर कौन से वो आ जाएंगे। देन वी विल टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी जिसके अंदर अभी कॉस्ट हेड और कॉस्ट सेंटर कौन से वो देख लेंगे। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे जनरेशन एक्टिविटी की, पावर को जनरेट करने का है। आप ही सोचो अगर पावर को जनरेट करना है, खर्चा कहाँ पर, कौन सा खर्चा होगा। तो सबसे पहले पावर को जनरेट करने के लिए इनपुट चाहिए रहेगा। देखो यहाँ पे लिखा गया मेजर कॉस्ट हेड्स आर
मटेरियल इनपुट कंजम्पशन, तो आपको मटेरियल चाहिए रहेगा इनपुट इंक्लूडिंग यूटिलिटीज। यूटिलिटीज का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल। यूटिलिटीज का मतलब होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। इट मीन्स अगर पावर जनरेट करना है तो उसके लिए जो इनडायरेक्ट मटेरियल चाहिए होते हैं वो अभी यहाँ पे आने भी वाला है आपका यूटिलिटी कॉस्ट सेंटर के अंदर। जैसे आपका ऐश हो गया या फिर हाइड्रोजन हो गया, ये सारी चीज़ है। तो एक होता है आपका जो मेन चीज़, जो मेन मटेरियल होता है, एंड अदर देन दैट जो मटेरियल होते हैं आपके, दीज आर इनडायरेक्ट। आपने इंटर में पढ़ा रहेगा डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। देन सैलरी एंड वेजेस, ऑब्वियसली जो वर्कर काम कर रहे हैं। कुछ सर्विस डिपार्टमेंट है मेंटेनेंस के लिए वगैरह, जो बड़ी बड़ी टर्बाइंस होती है उसके लिए। एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आर सब्सटैंशियल एलिमेंट इन एडिशन टू द फाइनेंस कॉस्ट। तो ये खर्चे तो होंगे ही होंगे, इन एडिशन आपका बड़ा बड़ा जो प्लांट एंड मशीनरी रहेगा उसका डेप्रिसिएशन वगैरह भी होगा। सो दीज आर द हेड्स। आपको क्या इमेजिन करने मालूम है इसके अंदर? आपको ये वाला चीज़ इमेजिन करना है, और ये वाला हम पावर जनरेशन की बात कर रहे हैं। तो ये सारे खर्चे जो यहाँ पे हो गए, ये बड़े से प्लांट के लिए आपके जो खर्चे होंगे, ठीक है। तो मटेरियल वगैरह ये चीज़ें हो गई। अब खर्चा कौन से हेड पे होगा वो तो पता चलेगा, कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो कॉस्ट के सेंटर होंगे। आपने शायद ओवरहेड चैप्टर में कभी पढ़ा रहेगा, दो चीज़ें होती है, एक होता है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, एक होता है सर्विस कॉस्ट सेंटर। क्या आपको याद है? एक होता है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, एक होता है सर्विस कॉस्ट सेंटर। हाँ सर, याद होना चाहिए आपको, या तो मैं बता देता हूँ। इनका मेन काम होता है पावर को बनाना, पावर जनरेशन। सर्विस सेंटर है उसको हेल्प करना करके। मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पावर जनरेशन होगा तो कौन सी जगह पे खर्चा होगा प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर में? तो एक जनरेशन ऑफ पावर जनरेट करने के लिए खर्चा होगा, एंड दीज आर बॉयलर, टरबाइन एंड जनरेटर। मैंने अभी आपको बता दिया था बॉयलर क्या होता है, टरबाइन क्या होता है, जनरेटर क्या होता है। फिर भी अगर एक बार देखना हो तो दिस इज द बॉयलर, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को हीट दी जाती है। दिस इज द बॉयलर, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को अपने पावर को ये किया जाता है, स्टीम में कन्वर्ट किया अपने वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। भट्टी हम बोल सकते हैं, बॉयलर मतलब। देन यहाँ पे टरबाइन जो घूमता है आपका, ये टरबाइन है, और टरबाइन के बाद वो टरबाइन घूमने के बाद उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे हम लोग, तो एक जनरेटर होता है। तो तीन चीज़ें हो गई, जनरेटर, टरबाइन एंड बॉयलर। तो ये जो तीन चीज़ें हैं आपकी, बॉयलर, टरबाइन एंड जनरेटर, इसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आप इसको मेंटेन करने से पहले इसको चलाने का खर्चा होगा। तो इसको चलाने का खर्चा इज नथिंग बट दिस, बॉयलर का, टरबाइन का, एंड इसका डेप्रिसिएशन, ये सब चीज़ है। ओके, और चलाने का जब रन होगा तभी का खर्चा। नाउ क्या हो सकता है ये बॉयलर, टरबाइन और जनरेटर, इसकी सर्विसिंग करवानी पड़े, इसका मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाना पड़े। हाँ, तो ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम है, क्या इसमें प्रोडक्शन हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे सर्विसिंग हो रही है करके। तो सर्विसिंग बोले तो कौन सा कॉस्ट रहेगा? वो सर्विस कॉस्ट सेंटर का। आप देख सकते हो, प्रोवाइड्स सपोर्ट सर्विसेज टू द मेन प्रोडक्शन यूनिट्स। जो मेन जनरेशन प्लांट था उसको सर्विस देना। कौन सी सर्विस? मेंटेनेंस की, बॉयलर मेंटेनेंस, टरबाइन मेंटेनेंस, या तो वी कैन से जनरेटर मेंटेनेंस करके। सो दीज आर द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय दिस सेक्टर। सर व्हाट इज दिस देन? सर प्रोडक्शन समझ में आ गया, सर सर्विस समझ में आ गया, बीच में यूटिलिटी कॉस्ट सेंटर। व्हाट इज यूटिलिटी कॉस्ट सेंटर? इट इज सिंपल। आपको प्रोडक्शन के लिए क्या क्या लगता है? डायरेक्ट मटेरियल लगते हैं, वो इधर आ जाएंगे, वो इस कॉस्ट सेंटर के अंदर आ जाएंगे। देयर आर इनडायरेक्ट मटेरियल्स लाइक कोल हैंडलिंग प्लांट। अगर पावर जनरेट करनी है तो आपको कोल हैंडलिंग प्लांट रहेगा वो। देन आपका हाइड्रोजन जनरेटिंग, फ्यूल ऑयलिंग प्लांट, ऐश, फिर पावर जनरेट करने के बाद कुछ ऐश वगैरह आपका जनरेट होता है तो उसको हैंडल करने के लिए प्लांट। सो दीज आर द हैंडलिंग प्लांट्स, मतलब ये मेन काम होता है उसके लिए अगेन। सो दीज आर यूटिलिटी कॉस्ट सेंटर। ओके, दीज आर लाइक, बट वो इनडायरेक्ट मटेरियल जो चीज़ें इन्वॉल्व है उसके लिए है, ठीक है। तो कुछ चीज़ आपको क्लियर है, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, यूटिलिटी एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर। हमने किस चीज़ की बात कर ली है? पावर जनरेशन। पावर जनरेशन में दो चीज़ें थी, कॉस्ट हेड्स, कहाँ कहाँ पे खर्चा होता है? तो मटेरियल का, लेबर का, ये सब चीज़ों का। देन डेप्रिसिएशन वगैरह, एंड देन कॉस्ट सेंटर। तीन थे, प्रोडक्शन, यूटिलिटी एंड सर्विस। अभी ट्रांसमिशन की बात करते हैं। अभी हम किसकी बात करेंगे? ट्रांसमिशन की। अगर हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की तो आपको पता होना चाहिए हम कहाँ पे है अभी। जब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर। आपको एकदम ध्यान से सुनना है। तो यू आर हियर, दिस पार्ट, ट्रांसमिशन। अब सर ट्रांसमिशन लाइन में कहाँ कहाँ पे खर्चा होगा? अगर हम ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन में देखो क्या क्या खर्चा होगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कॉस्ट हेड, क्या क्या खर्चा होगा? तो द मेजर कॉस्ट हेड्स आर
मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, ये लोग कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बन गई है उसको खाली आगे तक सप्लाई कर रहे हैं, दूसरे लोकेशन तक सप्लाई कर रहे हैं। तो सप्लाई करने के लिए बड़े बड़े टावर्स लगेंगे, ये बड़े बड़े टावर्स लगेंगे, और ये जो वायर्स रहेंगे इनका मेंटेनेंस करना करके, सो दैट इज द मेजर कॉस्ट, वी कैन से दैट इज द मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर ऑफ व्हाट, ऑफ लाइन सबस्टेशन, जो लाइंस जाती है वो, एंड अदर असेट्स जो बड़े टावर्स वगैरह है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, आपके दूसरे कुछ छोटे मोटे दूसरे जनरल खर्चे, अकाउंटिंग के वगैरह जो भी चीज़ें हैं। तो ये कॉस्ट हेड हो गया। अभी कॉस्ट सेंटर की बात करें तो कॉस्ट सेंटर अपने दो है। कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है कि लोकेशन, मतलब कौन से लोकेशन पे हम खर्चे करते हैं। इट इज़ लाइक अ प्लेस। एक होता है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, एक होता है सर्विस कॉस्ट सेंटर। हाँ, लेकिन एक चीज़ समझना, मुझे ये बताना, क्या ट्रांसमिशन वाला पार्ट में पावर जनरेट होता है? नहीं, पावर क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर करना ही एक मेन काम माना जाएगा विच इज द प्रोडक्शन वाला पार्ट, बिकॉज वी डू नॉट जनरेट द पावर, राइट? वॉट एवर इज जनरेटेड वी जस्ट सप्लाई दैट। तो ये सप्लाई करने के काम को ही प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर माना जाएगा, हम जनरेट नहीं कर रहे। सो ट्रांसमिशन लाइन मेंटेनेंस एंड सबस्टेशन लाइन मेंटेनेंस, जो आपका ट्रांसमिशन लाइन रहेगा और ये टावर्स वगैरह रहेंगे तो उनको ही मेंटेन करना, दैट इज अ प्रोडक्शन। यही मेन काम है उसका, ट्रांसमिशन। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ट्रांसमिशन करना। ओके, सो ये ट्रांसमिशन करने के लिए उसका जो मेंटेनेंस रहेगा वो आपका यहाँ पे इस बार आ जाएगा, याद रखना। ओके, और ये जो लाइंस है उसके बाद सर्विस कॉस्ट सेंटर में क्या जाएंगे? आपके छोटे मोटे खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल रिपेयर वगैरह, जो भी छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे आ जाएंगे। इट मीन्स अगर मैं आपको बात करूं तो सिंपल है, यहाँ पे जो आपके खर्चे लिखे गए हैं ना, आपके जो खर्चे यहाँ पे लिखे गए हैं, आप देखोगे ये खर्चे ऊपर लिखे गए हैं, बस उसको यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक आपके प्रोडक्शन से कनेक्टेड और एक आपके सर्विस से कनेक्टेड। सेम गोज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या सर डिफरेंस क्या है सर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? एक सेकेंड, डिलीट कैसे होगा? ठीक है, देखो मैं क्या बोलता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन? कोई बात नहीं है। जो डिफरेंस होलसेलर और रिटेलर के बीच में होता है, होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में डील करता है, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में, और रिटेलर छोटी छोटी क्वांटिटी में डील करता है। सेम गोज हियर ऑल्सो। तो दोनों के बीच में कोई, दोनों भी ट्रेडर ही है, सेम काम हो रहा है। यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन का ही काम हो रहा है ट्रांसमिशन वाले पार्ट में, और डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट में भी डिस्ट्रीब्यूशन का ही काम हो रहा है। बट यहाँ पे जो बड़ी बड़ी, मतलब ये बड़ा पार्ट है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो रही है, दैट इज ट्रांसमिशन। फिर वो छोटे छोटे जगह पे जब जाएगी, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन जाएगी। फिर वहाँ से वो छोटे छोटे कस्टमर तक जब पहुँचाई जाएगी ना, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट। तो यू कैन सी यहाँ पे भी खर्चे तो सेम ही रहेंगे, खाली ट्रांसमिशन वर्ड को चेंज करना है और क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। आप देख सकते हो द मेजर कॉस्ट आर द पावर परचेज। पहला खर्चा कौन सा रहेगा? पावर परचेज अराउंड 80% जो होता है। मतलब अभी पहला बिजनेस था आपका जनरेशन ऑफ द पावर, दूसरा बिजनेस आपका ट्रांसमिशन ऑफ द पावर, एक तीसरा बिजनेस है आपका डिस्कॉम कंपनी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो अभी जो ट्रांसमिशन वाले लोग होते हैं ना, उनसे आप पावर खरीदते हो, आपके सब स्टेशन तक आती है, फिर आप कस्टमर तक पहुंचाते हो। तो ये पावर खरीदने का पैसा, पावर क्या कर रहे हो आप? खरीद रहे हो करके, और फिर आप कस्टमर तक पहुंचाओगे खरीदने के बाद, ऐसा है। और इनका काम था ट्रांसमिशन का। ये लोग खरीदते नहीं है, वो लोग बस पावर एक जगह से दूसरे जगह पे सप्लाई करते हैं और उसके लिए आप पैसा चार्ज करते हो, दैट इज अ ट्रांसमिशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वंस यू बाय द पावर एंड देन यू सेल इट करके, वैसा। तो आपका मेन कॉस्ट क्या रहेगा? पावर को खरीदना, दैट इज परचेस ऑफ द पावर। एंड दूसरा रहेगा एम्प्लॉई कॉस्ट वगैरह लगेगा ऑब्वियसली, एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड एडमिन कॉस्ट वगैरह। तो सर कॉस्ट सेंटर में क्या होगा? तो देखो यहाँ पे वर्ड क्या था, देखो ट्रांसमिशन। अगर आप यहाँ पे वर्ड देखोगे, यहाँ पे क्या लिखा था? ट्रांसमिशन लाइन मेंटेनेंस एंड सबस्टेशन मेंटेनेंस। लाइंस एंड ये जो बड़े बड़े टावर्स रहेंगे, दैट इज सबस्टेशन बोल सकते हो, तो उसका मेंटेनेंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसकी जगह पे वर्ड क्या जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन मेंटेनेंस एंड सबस्टेशन मेंटेनेंस। तो अभी लाइंस भी वही रहेंगी, सबस्टेशन भी वही। पहले ट्रांसमिशन हो रहा था, अभी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बस इतना ही हो रहा है। देन सेम एडमिन एंड जनरल रिपेयर करके। तो आई होप यहाँ तक कि आपको पिक्चर क्लियर रहेगी। जितना मैंने आपको बताया, आपको एक बार अच्छे से नोट्स गो थ्रू करने पड़ेंगे और याद करने पड़ेंगे। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया है? पहले हमने फीचर्स डिस्कस कर लिए, जहाँ पे एंट्री वगैरह रेगुलेटेड थी। पोर्टर्स के 5 फोर्सेस थे जो हमने देख लिए। कॉस्ट स्ट्रक्चर को देख लिया, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करके, और उसके अंदर भी हमने पार्ट्स देख लिए, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, सर्विस कॉस्ट सेंटर करके। हाँ, जनरेशन वाले में एक और था यूटिलिटी वाला, जो इनडायरेक्ट मटेरियल यूज हो रहा था। नाउ सारी चीजें हो गई सर। अभी मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक क्या है सर? कॉस्ट को मैनेज करना। और अगर आपको कॉस्ट को मैनेज करना है, इट इज अ कॉस्ट मैनेजमेंट, दैट इज द मेन थिंग ना। चैप्टर का नाम तो वही है, कॉस्ट मैनेजमेंट करके।
तो अगर अभी हमें कॉस्ट को क्या करना है, मैनेज करना है, तो अगर हमें कॉस्ट को मैनेज करना है तो यहाँ पे वो टेक्निक्स के बारे में जानेंगे, कौन सी स्ट्रक्चर तो जान लिया। तो कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए दो टेक्निक है। अगर आपको पावर सेक्टर के अंदर कॉस्ट को मैनेज करना है तो आपके पास दो टेक्निक्स हैं, एक है आपका वैल्यू चेन एनालिसिस और एक है ट्रिपल बॉटम लाइन एंड फुल कॉस्टिंग करके। अब ये क्या होता है, हो सकता है आपने शायद पहले सुना हो वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में, तो एकदम सिंपल कंसेप्ट है, नहीं सुना तो मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूं, एकदम ईजी है, सुनना। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ऐसा बोल रहा हूं, यहाँ पे वैसे कुछ ज़्यादा लिखा नहीं जाएगा, तो आपको समझाने के लिए ही है, तो ठीक है, मैं ऐसा बोलता हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं कॉस्ट मैनेजमेंट में वैल्यू चेन एनालिसिस की। तो देखो सिंपल कंसेप्ट होता है वैल्यू चेन एनालिसिस का, उसका मतलब ये होता है आपके जितने भी एक्टिविटीज़ है जस्ट लिस्ट देम डाउन। तो लिस्ट ऑल एक्टिविटीज़, लिस्ट ऑल एक्टिविटीज़, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, बट मैंने मॉड्यूल का ही लैंग्वेज रखा है। इट इज़ लाइक इन वैल्यू चेन एनालिसिस फर्स्ट यू नीड टू लिस्ट डाउन ऑल एक्टिविटीज़, एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी, एक्टिविटी डी एंड लेटेस्ट एक्टिविटी ई। देन फाइंड आउट इसमें से कौन सी वैल्यू एडेड है और कौन सी नॉन वैल्यू एडेड है करके। सो लेट अस से दिस दिस दिस, ये 3 एक्टिविटीज़ थी विच वर वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़। हो सकता है कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हो जो वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो, लाइक बी एंड ई, तो इसको बोलेंगे हम लोग नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़। इसको क्या बोला जाएगा, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़। सर ये कैसे पता चलता है, वो एनालिसिस करके पता चलता है कि कौन सी वैल्यू एडेड है और कौन सी नॉन वैल्यू एडेड है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे आपको समझाना हो, आप जब कोई भी काम रिपीटेशन पे करते हो, यू अंडरस्टैंड ये वाला चीज़ तो करने की ज़रूरत ही नहीं है करके। एग्जाम्पल फिर भी मैं आपको दे देता हूँ। जब भी हम वीडियो लेक्चर की रिकॉर्डिंग करते थे तो पहले कैसे होता था और अभी कैसे होता है, मैं आपको समझा दूँ। तो पहले जो आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर ये स्क्रीन है तो पहले का मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ आपको कि कैसा हो रहा था। यहाँ पे एक स्क्रीन देख सकते हो आप, और यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ करके। तो सबसे पहले 2 वीडियोस रिकॉर्ड होते थे, वीडियो 1 जहाँ पे खाली मुझे रिकॉर्ड किया जाता था, और एक वीडियो नंबर 2 जहाँ पे स्क्रीन को रिकॉर्ड किया जाता था। तो 2 वीडियोस रिकॉर्ड होते थे। उसके बाद दूसरी चीज़ जो होती है ऑडियो को अलग से रिकॉर्ड किया जाता था। फिर एक प्लेयर के अंदर, फिर एक एडिटर के अंदर एडोब प्रीमियर प्रो, और ऐसे बहुत सारे वो एप्लीकेशन से, शायद मोबाइल में अपने काइन मास्टर सुना रहेगा, प्रोफेशनल लेवल पे जो यूज़ होता है उसको बोलते हैं एडोब प्रीमियर प्रो करके, वैसा, ठीक है नाउ। सो देन क्या होता था, फिर ये सारी चीज़ों को है ना, तीनों को यहाँ पे मिक्स किया जाता था और फिर एक वीडियो बनाया जाता था करके। सो एडिटिंग की जाती थी। तो पहले देखो क्या हो रहा है, अलग से आपका वीडियो 1 रिकॉर्ड हो रहा है जो मुझे रिकॉर्ड करेगा, स्क्रीन को अलग से रिकॉर्ड करेगा, ऑडियो का माइक एक अलग से एक जगह पे रिकॉर्ड होगा, एक वो रिकॉर्डर रहता था, फिर वो तीनों का वॉइस वहाँ से निकाल देते, एक लैपटॉप के अंदर एडिटर के अंदर उसको सारा वीडियो बना देते थे सिंक्रोनाइजेशन वगैरह करके। सो दैट वाज अ क्वाइट लॉन्ग प्रोसेस, यू थिंक ये बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस था। लेकिन अभी कैसा हो रहा है, अभी एक बटन पे सारा काम होता है, एडिट वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑटोमेटिकली ये वीडियो एक कैमरा के थ्रू से रिकॉर्ड हो रहा है, स्क्रीन शेयर की गई है लैपटॉप के ऊपर, और माइक भी उसी लैपटॉप से कनेक्टेड है, तो सारी एक ही चीज़ के अंदर आ गई। और मेरे पास एक यहाँ पे एक बटन है, एक बटन है यहाँ पे, आई हैव अ की गार्ड, जैसे आप वो देख सकते हो यहाँ पे, शायद ठीक है वो इतना नहीं दिखाई दे रहा। तो आई जस्ट नीड टू प्रेस द बटन, मुझे खुद को दिखाना है खाली, अगर मुझे खुद को दिखाना है तो ये हो गया, एडिट करने की जरूरत नहीं है, सीधा रियल टाइम में हो जाएगा। मुझे स्क्रीन दिखानी है तो ये हो गया, और मुझे दोनों दिखाने हैं तो ये हो गया करके। तो देयर इज नो नीड ऑफ एडिटिंग, रियल टाइम मैंने पढ़ाया, बटन दबाए, सीधा वीडियो रिकॉर्ड हो गया करके वैसा। और कॉम्प्रेस भी करने की जरूरत नहीं, उसका MB वगैरह वो ऑटोमेटिक उसके अंदर ही हो जाता है। सो दैट इज व्हाट इट इज। कितनी सारी एक्टिविटीज कम हो गई, एक बटन पे सारा काम हो गया। तो लेकिन टेक्नोलॉजी को ऐसा आगे आने के लिए वो टाइम लगता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू कि वैल्यू एडेड एक्टिविटीज एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। तो कंपनीज को भी ढूंढनी चाहिए कि कौन सी एक्टिविटीज है जो वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, फिर मुझे फोकस किस चीज पे करना चाहिए। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक्टिविटीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया। लिस्ट डाउन करने के बाद आपको नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को कम करनी चाहिए, एलिमिनेट रिड्यूस कर दो, और इफ पॉसिबल एलिमिनेट ही कर दो अगर पॉसिबल है तो। एंड वॉट एवर इज योर वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, फोकस upon that, enhance the value on this activity, और वैल्यू ऐड करो वहाँ पे, जो काम की चीज़ें नहीं है उसको हटा दो करके। ओके, सो दैट वाज द डिस्कशन। वैसे और भी बहुत सारे एग्जांपल है इसके ऊपर जो वहाँ पे डिस्कस होते हैं जब आप ये चीज़ पढ़ते हो। जैसे कैडबरी का भी आपने सुना रहेगा, एक सैलाड वाला एग्जाम्पल सुना रहेगा। कैडबरी के अंदर वो जो सिल्वर फॉइल, वो गोल्ड एल्यूमिनियम फॉइल आता था, वो उन्होंने निकाल दिया था,
गोल्डन कलर का वगैरह आता था। देन एक एयरलाइन कंपनी ने अपना जो सैलड आता था उसमें से कुछ चीज़ें कम कर दी थी, ऑलिव्स वगैरह, तो उसका बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया था। ये दूसरे वो एग्जाम्पल्स हैं, आपने सुने रहेंगे तो ठीक है, मैं बस यहाँ पे एक वीडियो वाला मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो आपको करना क्या है, पहले ढूंढनी है सारी एक्टिविटीज़ में से कौन सी वैल्यू एडेड है, उसको फोकस करो, और जो नॉन वैल्यू एडेड है उसको हटा दो करके, एलिमिनेट कर दो। तो जस्ट एक बार पढ़ लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग वैल्यू क्रिएशन इन ऑल एक्टिविटीज। तो हमारे पास वही एक्टिविटी करो जिसके अंदर वैल्यू ऐड होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने से लेकर डिस्ट्रीब्यूट होने तक जितनी भी एक्टिविटीज उसमें सारी चीजें वैल्यू एडेड वाली ही होनी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, नॉन वैल्यू को एलिमिनेट कर दो। दिस विल हेल्प इन टू वे, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज विच कैन बी रिमूव्ड टू रिड्यूस द कॉस्ट, तो उस चीज़ को हटा दो, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को हटा दो, पहली चीज़ ये करो। और दूसरा, फोकस विल बी एनहांस्ड ऑन एक्टिविटीज़ केपेबल टू जनरेट वैल्यू, और जो एक्टिविटीज़ वैल्यू ऐड कर रही है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, जो चीज़ें वैल्यू ऐड कर रही है करके। ओके, तो दैट इज़ क्वाइट सिंपल, हम ये ज़िंदगी में भी अप्लाई करते हैं। जो लोग काम के नहीं होते जस्ट रिमूव देम, एंड जो लोग काम के हैं उसके साथ ज़्यादा रिलेशन अच्छा बनाओ करके, इट हेल्प्स अ लॉट। ओके, नाउ ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम लाइन की बात करेंगे तो क्या होता है, एकदम सिंपल है। तो देखो, अगर हम कॉस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे तो पहले हम कॉस्ट को मैनेज करने के लिए, कम करने के लिए पहला कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करेंगे, वैल्यू एडेड एक्टिविटीज का। अभी दूसरी बात करेंगे। तो ट्रिपल बॉटम लाइन ये बोलता है, तीन चीजों के बारे में बात करता है। सबसे पहले बिजनेस करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आप सोचो और मुझे बताओ। बिजनेस करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर पैसा कमाना, इट मीन्स टू अर्न द प्रॉफिट। सो व्हाई डू वी डू द बिजनेस, टू अर्न द प्रॉफिट, राइट सर। सो वी डू द बिजनेस टू अर्न द प्रॉफिट। नाउ उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो दूसरी चीज़, लेकिन खाली पैसा ही आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। जिस जगह पे आप काम करते हो, पीपल अगर हम बात करेंगे तो लोग, लाइक इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मतलब एम्प्लॉयज ऑल्सो एंड कस्टमर्स ऑल्सो। तो सोसाइटी के बारे में हम बात करेंगे तो जो कंपनी है, जैसे रतन टाटा की अगर हम बात करें वगैरह, तो यू नो रतन टाटा, जब मैं बोलता हूँ और रिलायंस बोलता हूँ तो आपके दिमाग में चल जाता है कौन सही है कौन गलत है वगैरह। मैं कुछ नहीं बोलता, आपको थोड़ी बहुत आइडिया आ जाती है जो मीडिया से आप सुनते हो उसके हिसाब से। तो कोई भी कंपनी, उसको प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, प्रॉफिट के साथ साथ लोगों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, कंपनी के लोग और बाहर के कस्टमर, सोसाइटी के लिए, और प्लैनेट को भी, अगर हमारी कंपनी की वजह से प्लैनेट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन। हमें तीनों चीजों पे फोकस करना है, खाली प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना है। ओके, सो पीपल लाइक इलॉन मस्क, अगर आपने सुना रहेगा, सो ही फोकसेस ऑन दिस करके, यू शुड अर्न द प्रॉफिट। आपको लोगों की भी भलाई करनी है, तो उसके जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्पेस एक्स, टेस्ला या फिर कोई भी चीज़ हो, हर एक के अंदर लोगों का और इवन प्लैनेट का भी ध्यान रखा जाता है करके। बिकॉज अभी आपका इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है इन नटशेल, बिकॉज वो पेट्रोलियम वाली चीज़ें जो है वो खत्म होने लगी है, तो ही इज़ गोइंग फॉर अनदर ऑप्शन विच इज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ऑल करके। वो तो दूसरी जगह पे अपना प्लैनेट भी वो सोच रहा है, लाइक वो रॉकेट्स, वो स्पेसएक्स करके कंपनी है। देर आर वेरियस कंपनीज बोरिंग ऑल्सो, बट उसके बारे में डिस्कस नहीं करते। मैं बस इतना बोलता हूँ, ट्रिपल बॉटम लाइन का मतलब ये होता है, तीन चीज़ों पे आपको ध्यान देना होता है। तीन चीज़ों पे, लोगों के प्रॉफिट तो आप ध्यान देते ही, उसके अलावा प्लैनेट एंड पीपल, लोग और जहाँ पे हम रहते हैं उसके बारे में ध्यान देने का, ठीक है। तो अगर हम ये पढ़ेंगे तो बस वो चीज़ लिखी गई है कि वाइल अप्लाइंग दिस एंड अकॉर्डिंगली, और यहाँ पे ये बोला गया है अगर आप लोगों का भला करोगे, आप प्लैनेट का भला करोगे, हो सकता है कि आपकी मार्केट में गुडविल बढ़ जाए, और गुडविल बढ़ जाए तो आपका सेल्स बढ़ जाए, तो दिस इज़ गुड फॉर द कंपनी करके। और अगर ज़्यादा यूनिट्स आप बनाओगे तो आपका कॉस्ट कम हो सकता है करके। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। कॉस्ट मैनेजमेंट इज एक्सटेंडेड टू द मैनेजिंग द परफॉर्मेंस, हेंस द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन। तो ट्रिपल बॉटम लाइन का एप्लीकेशन कहाँ पे आएगा, एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भी आएगा, जो जनरेशन में इन्वॉल्व है, ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व है, डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है। तो यू कैन राइट दिस, ट्रिपल बॉटम लाइन कैन बी अप्लाइड टू द कंपनीज विच आर एंगेज्ड इन, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ट्रिपल बॉटम लाइन कैन बी अप्लाइड टू द कंपनीज एंगेज्ड इन जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करके, वैसा है। ओके, सो दैट वी विल हैव अ वाइडर पिक्चर करके ऑन सोसाइटी, दैट इज लोग, एंड इकोलॉजिकल, दैट इज अपने इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस। तो यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है। तो हियर वी गो, आई कैन सी दैट हमने पावर सेक्टर के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अगर आप देखोगे तो हमने उनके फीचर्स के बारे में बात कर ली,
फाइव फोर्सेस के बारे में बात कर ली, कॉस्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली। कॉस्ट को मैनेज करने के लिए दो चीज़ है, वैल्यू एडेड वैल्यू चेन एनालिसिस एंड आपका ट्रिपल बॉटम लाइन करके उसके ऊपर। नाउ कॉस्ट कंट्रोल हालांकि अपने आप में कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन मॉड्यूल में छोटा सा दिया गया है तो अपना भी फर्ज बनता है, पॉइंट दिया है तो उसको लिख लेना है और बस पढ़ना है। हालांकि एग्जाम में आई डोंट थिंक उस पॉइंट का कोई रेलेवेंस है करके। जैसे अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल करके है, देखो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये देखो ये वैल्यू चेन एनालिसिस है, ये ट्रिपल बॉटम लाइन है, एंड देन देयर इज वन स्मॉल पॉइंट विच इज गिवन। एक्चुअली व्हेन यू से कॉस्ट मैनेजमेंट ना, तो इट इंक्लूड्स बोथ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, बट फिर भी एक अलग से पॉइंट दिया गया है। बस ये बोला गया है उसके अंदर, देखो अभी हम पढ़ेंगे तो कि जो टैरिफ होता है ना उसके बारे में, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ कॉस्ट कंट्रोल करके। तो जस्ट एक रीड आउट कर लेते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जिससे अपना हर एक पॉइंट मॉडल का कवर हो जाए। द प्राइसिंग विच इज़ द टैरिफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट मार्केट लेड, मतलब जो टैरिफ होता है ना वो मार्केट डिसाइड नहीं करता, मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई जो होता है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपकी जो सेलिंग प्राइस होती है पर यूनिट जितना भी चार्ज करना होता है, वो डिमांड सप्लाई पे बेस के ऊपर नहीं होता, कस्टमर के बेस के ऊपर नहीं होता। इंस्टेड दे आर अ फंक्शन ऑफ कॉस्ट इनकर्ड। गवर्नमेंट, अभी मैंने आपको बताया था एक फीचर कि जितना भी आपका कॉस्ट रहेगा फिर गवर्नमेंट बोलेगा एट दिस मच परसेंटेज एज अ प्रॉफिट करके। सो एज एंड व्हेन टैरिफ इज डिसाइडेड इट इज अ फंक्शन ऑफ कॉस्ट। ओके, so the essential focus should be on the application of cost control techniques, hence the importance of budget and स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज मल्टीफोल्डेड। तो आपको पता होगा कॉस्ट कंट्रोल में होता ही क्या है, हम एक टारगेट सेट करते हैं और उस टारगेट को अचीव करने का ट्राई करते हैं, विच इज नथिंग बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है तो बजटरी कॉस्टिंग करके। व्हेन यू सेट द टारगेट इट इज अ बजट विच इज सेट, उसके अंदर ही खर्चा करना है। जब एक्चुअल में खर्चा मिल जाएगा तो यू विल टेक द वेरियंसेस विच इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सो दैट इज नथिंग बट यूर दिस, आपका कॉस्ट कंट्रोल करने का आप ट्राई करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका जो टैरिफ होता है इट इज अ फंक्शन ऑफ कॉस्ट इनकर्ड करके, वो कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है आपका सेलिंग प्राइस। तो ठीक है, दैट वाज वन पॉइंट विच वाज गिवन इन कॉस्ट कंट्रोल, कि कॉस्ट कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज कॉस्ट कंट्रोल होगा तो टैरिफ भी कम होगा और अच्छा होगा, लोगों का भी भला होगा। ठीक है, नाउ इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, जस्ट एक पॉइंट दिया गया है, चांसेस आर लेस बट आई विल नॉट से कि नहीं आएगा बिकॉज यू मे नेवर नो, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द इंस्टीट्यूट। शायद बीच में डाल दे पॉइंट थियरी में कि भाई एक्सप्लेन द इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ऑफ पावर सेक्टर, कि ग्लोबली क्या चल रहा है करके, व्हाट इज द ग्लोबल पर्सपेक्टिव करके। तो दैट इज समथिंग, इसलिए हमने वो भी पॉइंट रख दिया है यहाँ पे। क्या है अगर हम देखेंगे तो देखना, अगर हम देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि अपनी जो लाइफस्टाइल है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है सब लोगों की, दैट इज इन दी एंटिसिपेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन लाइफस्टाइल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो धीरे धीरे लाइफस्टाइल भी बढ़ेगी और ग्रोथ भी बढ़ेगा इकोनॉमी का। और इन डेवलपिंग कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज देयर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन डेवलप कंट्रीज आर ऑलरेडी एट पीक। मतलब अगर मैं कंट्री वाइज बाइफर्केशन करूँ तो आपको समझना चाहिए, अगर मैं कंट्री वाइज बोलूँ तो कंट्री में दो है, एक है आपका डेवलप्ड कंट्री और एक है डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलप कंट्री में ऑलरेडी कंजम्पशन ज़्यादा है इलेक्ट्रिसिटी का, सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें वगैरह एडवांस लेवल पे है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें अभी धीरे धीरे बढ़ने वाला है। एट द एंड ये बोल रहा है वो ये पॉइंट कि द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज इंटरनेशनली ऑल्सो एंड इन इंडिया ऑल्सो। एंड एक ये पॉइंट हमने पढ़ा भी था डिमांड करके, डिमांड इज ग्रोइंग करके। अगर मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे देखो डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज ग्रोइंग करके, बस वो पॉइंट यहाँ पे बताया कि डेवलप में बढ़ गया है और डेवलपिंग में भी बढ़ने वाला है आगे। एंड द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी केम अप विद द क्रिटिकल एंड नेट वर्थ नोटिंग फाइंडिंग्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। तो ये जो एजेंसी थी ना, एनर्जी एजेंसी, उसने कुछ फाइंडिंग्स की है, 3 फाइंडिंग्स जो आपको बताई गई है इंटरनेशनली जो एजेंसी थी इसने, तो वो 3। तो कभी ऐसा भी पूछ सकता है राइट डाउन 3 you can say 3 points or 3 findings of this इंटरनेशनल इलेक्ट्रिसिटी एजेंसी। तो क्या क्या फाइंडिंग थी? तो पहला तो हम सबको पता था कि मैग्निफिसेंट ग्रोथ की ग्रोथ बहुत होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन में, सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हो गई, आप देख सकते हो वैसे भी। तो ये कहाँ पे होने वाला है? इन बोथ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड जनरेशन ऑफ सोलर एनर्जी करके। तो इसके अंदर आपका ग्रोथ होने वाला है। चाइना एंड इंडिया जो अभी कनेक्टेड है विल एंजॉय द कॉस्ट लीडरशिप इन द सोलर photovoltaic market in near future. Okay, so maybe so first thing we can see that there will be a growth, that is very simple. We can say magnificent growth is going to happen
देन द सेकेंड पॉइंट विल बी अफ्रीका इज द नेक्स्ट मार्केट। अभी तक अफ्रीका इज द नेक्स्ट मार्केट टू वॉच, मतलब अफ्रीका में अभी तक डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ है, तो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी का उतना नहीं है, तो धीरे धीरे जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहेगी, तो दैट विल बी द नेक्स्ट मार्केट अगर हम बात करें तो अफ्रीका विल बी। सो एज half of the population does not have the access to the power Africa में, hence significant expansion of power system is required in order to light up all in that region करके। so that is the another point कि अफ्रीका में आधे लोगों के पास तो लाइट ही नहीं है, तो there is a great scope of expansion, वहाँ पे हम expand कर सकते हैं। and the three major uncertainties अगर power sector की बात करें that might affect the future affordability of electricity and fossil fuel prices. Fossil fuels are nothing but inputs which are required for generation of electricity or power, we can say. The cost of wind and the solar and the cost of capital for all power generation technologies. तो यहाँ पे हमें क्या नहीं पता चल सकता, थ्री मेजर अनसर्टेनिटीज आर देयर। एक तो जो इनपुट का प्राइस है फ्यूचर में वो कितना रहेगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, बिकॉज डिमांड बढ़ रही है, तो प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा या कितने से बढ़ेगा। कॉस्ट, अब जो चीज़ें खरीदते हो सोलार वगैरह कितना रहेगा, और पावर प्लांट के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा, तो वो उसका कैपिटल का कॉस्ट कितना रहेगा। दीज आर सर्टन, दीज आर थिंग्स विच आर अनसर्टन करके। ओके वैसे आपने सुना भी रहेगा द ओनली थिंग विच इज सर्टन इन बिजनेस इज अनसर्टनिटी। बिजनेस में क्या सर्टन है, अनसर्टनिटी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तीन चीज़ों के बारे में बोला है, प्राइस, देन योर कॉस्ट ऑफ वाइंड वगैरह, और आपका दूसरा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में, ठीक है। नाउ the risk associated with the generation of the power from the non renewable sources, these are the sources जो रिन्यू नहीं हो सकते, मतलब सालों से थे वो अपन ने निकाले ज़मीन में से वगैरह और यूज़ किए, एक बार ख़त्म फिर वो उसका जनरेट नहीं होने वाले, रिन्यूएबल नहीं है वो, तो ये एक रिस्क है। ये ख़त्म होने के बाद क्या होगा ज़िंदगी में आगे, पेट्रोलियम वो सब फिर कैसे चलेगा गाड़ी अगर पेट्रोल ही ख़त्म हो गया, बिकॉज जिस चीज़ से पेट्रोल बनता है वही चीज़ ख़त्म हो गई करके, जो रिसोर्स है वो। एंड आर वाइडली एक्नॉलेज even across the borders, hence एक सेकेंड, एक लाइन मिसिंग है, hence world as a whole is committed to, यहाँ पे शायद एक लाइन ये हो गया है, एक सेकेंड ज़रा देखते हैं। ओके तो देखना यहाँ पे वो एक लाइन जो मिसिंग था, वर्ल्ड इज़ कमिटेड टू क्लीन एनर्जी करके, बस इतना वो था जहाँ पे ज़्यादा वो पोल्यूशन वगैरह ना हो, वैसा है। क्लीन एनर्जी का मतलब होता है जहाँ पे मिनिमम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, तो हमें वो करना चाहिए कि क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। सो दैट लाइन विल बी एडेड, आई विल टेक केयर ऑफ दिस, कमिटेड टू, वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, क्लीन एनर्जी, खाली एक वो टाइप नहीं हुआ था, दैट विल बी सीन। ओके नाउ अब ये होने के बाद हम यहाँ पर बोल सकते ओवरऑल कि अपना जो पावर सेक्टर है उसका डिस्कशन ख़त्म हो जाता है। किस चीज़ का, पावर सेक्टर का डिस्कशन खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें स्विच करना होगा किसके ऊपर, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, और उसके बाद हमारा रहेगा आईटी सेक्टर। ओके ओके तो एक काम करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पावर सेक्टर के लिए किया है, फिर हम नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर जाएंगे। तो देखना इसके अंदर क्या चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, फिर हम केस स्टडी करेंगे। बट पहले फीचर्स के अंदर क्या क्या है, तो रेगुलेटेड एंट्री में रेगुलेशन है, लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है, कस्टमर का कंजम्पशन पैटर्न फिक्स नहीं है, उसके बाद वो लोअर बिलिंग जो होती है उसमें वो ऐसी एक्टिविटीज़ में आता है जिससे मीटर का बिल वो कम आए करके। देन नेटवर्क जो है वो कॉम्प्लेक्स है और जो डिस्ट्रीब्यूशन का है, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है इस सेक्टर के अंदर, पावर सेक्टर के अंदर। उसके बाद डिमांड जो है वो ग्रो होने वाली है, और आपकी जो यहाँ पे हम बात करेंगे टैरिफ, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ कॉस्ट, जितना खर्चा होगा, इट इज़ रेगुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह, तो वो एंड स्टेट, तो वो डिसाइड करेगा कितना %, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ कॉस्ट, ये याद रखना है टैरिफ। ओके देन अगर हम पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल की बात करेंगे तो ऐसा है, अगर मैं ये हूँ तो एंट्री करना मुश्किल है, ऐसे कोई ऐसे ही नहीं आ सकता, ज़्यादा पैसा भी चाहिए और ज़्यादा लाइसेंसिंग वगैरह भी है, सप्लायर बहुत सारे तो उनके पास भी पावर ज़्यादा नहीं है, एंड जो कस्टमर है उनके पास ऑप्शंस कम है, हमारे जैसे कोई ज़्यादा लोग नहीं है पावर सेक्टर वाले, तो उनके पास ऑप्शंस कम है, तो उनके पास लो पावर है। देन हमारा कोई सब्सिट्यूट वगैरह अवेलेबल हो भी कस्टमर के पास तो वो बहुत महंगा रहेगा, जैसे सोलार और विंड करके। एंड देन देर आर कॉम्पिटिशन, अगर हम कॉम्पिटिशन की बात करें तो एज सच कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, बिकॉज लोग ही कम है, तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर, तो कॉस्ट स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जनरेशन, देन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन वहाँ पे पावर जनरेट होती है, तो वहाँ पे मेजर खर्चा जो होता है
आपका यहाँ पे इनपुट्स का वगैरह होता है, मटेरियल का, देन टरबाइन वगैरह ये चीज़ों का। कॉस्ट स्ट्रक्चर के बाद कॉस्ट हेड की बात कर, कॉस्ट सेंटर की बात करेंगे, प्रोडक्शन यूटिलिटी एंड देन योर सर्विस सेंटर करके वैसा है। यहाँ पे भी ट्रांसमिशन में मेन खर्चा किसका होता है, मेंटेनेंस का वगैरह होता है आपका। यहाँ पे भी आपका खर्चा मेन मेंटेनेंस का होता है डिस्ट्रीब्यूशन में। यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ व्हाट, ट्रांसमिशन लाइंस एंड सबस्टेशन, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। देन यहाँ पे भी दो पार्ट है, प्रोडक्शन एंड सर्विस करके वैसा। सर्विस में क्या आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे भी, और डिस्ट्रीब्यूशन वाले में भी। प्रोडक्शन में क्या आ जाएगा आपका, मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड सबस्टेशन आ जाएगा। ओके, इफ आई टॉक अबाउट द कॉस्ट मैनेजमेंट, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, वैल्यू चेन एनालिसिस एंड ट्रिपल बॉटम लाइन एंड फुल कॉस्टिंग वी कैन से। वैल्यू चेन एनालिसिस मतलब आपको पता है कि आपको वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, नॉन वैल्यू एडेड को आपको हटा देना है करके। देन देयर इज अ ट्रिपल बॉटम लाइन, आपको पीपल प्लैनेट, तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो या तो आपकी ट्रांसमिशन हो या तो आपकी जनरेशन वाली कंपनी हो, यू शुड ऑलवेज फोकस अपॉन दिस 3 फैक्टर्स, ट्रिपल बॉटम लाइन वाला, दैट इज द पीपल, प्लैनेट एंड पीपल, प्रॉफिट, देन पीपल एंड प्लैनेट, ये चीज़ों पे आपको फोकस करना है। ओके, देन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, तो ये बोला गया था कॉस्ट कंट्रोल क्यों करना जरूरी है, बिकॉज जो आपका टैरिफ होता है इट इज़ बेस्ड ऑन कॉस्ट, दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, वो पॉइंट 5 में लिखा गया था। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव की बात करें तो कुछ नोट्स दिए गए थे कि आपकी जो डेवलप्ड कंट्री उसमें बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है, डेवलपिंग में ग्रोथ है तो अभी और कंजम्पशन बढ़ने वाला है। फिर कुछ 3 फाइंडिंग्स दिए गए थे कि इलेक्ट्रिसिटी बढ़ने वाला है, अफ्रीका इज द नेक्स्ट मार्केट करके, और कुछ अनसर्टेनिटीज के बारे में बात किया गया था। सो दैट्स इट, वी कैन से दैट दिस वाज द रिवीजन। देन अभी हम लोग नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर जाएंगे, नेक्स्ट सेक्टर के बाद हम लोग आईटी पे जाएंगे, एग्रीकल्चर के बाद, और आईटी के बाद हम 2 केस ट्रेस करेंगे। तो यहाँ पे पावर सेक्टर खत्म होता है।